सो एट प्रेजेंट अभी आप फंड चला रहे हो राइट यूएस में, तो आपने कितना $25 मिलियन रेज किया है अभी? और मैं शुरुआत की थी विद $1 मिलियन में, अभी AUM हो गया अराउंड USD। एक और स्टॉक आई थिंक आपने लिया था आरती फार्मा लैब्स, तो इसका क्या स्टोरी है एंड इसमें आपने क्यों इन्वेस्ट किया था? तो आरती फार्मा लैब्स बहुत ही सस्ते भाव में शेयर आ गया था, वहाँ पे हमने इसको अपना लार्जेस्ट पोजीशन बनाया अपने इंडिया फंड में। वहाँ से अगले 2.5 साल में इस कंपनी ने 200% प्लस रिटर्न हमें हमारे फंड में दिया। तो ऐसे क्या 3 या 4 प्रिंसिपल्स है जो आपको वॉरेन बफेट के बहुत अच्छे लगते हैं विच आर अप्लाइंग इन योर डे टू डे इन्वेस्टिंग जर्नी? पहला प्रिंसिपल है लुक एट स्टॉक्स एज पार्ट ओनरशिप इन अ बिजनेस। दूसरा प्रिंसिपल है मिस्टर मार्केट, और तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उन्होंने नई अप्रूवल दिया, उन्होंने साथ में हैंड रिटन नोट भेजा मुझे प्रेजिंग द बुक। I have great pleasure in introducing our guest, Mr. Gautam Baid. Gautam is the author of the international bestseller, The Joys of Compounding. क्या इंडिकेटर्स है जिससे आप डिसाइड करते हो आपके बुल मार्केट की क्या स्टेजेस है, बेयर मार्केट की? QIP, IPO, shady, dubious SME IPOs getting highly oversubscribed, plus stock prices no longer reacting positively to good earnings. ये चार्ट फैक्टर कंबाइन करो, चारों साथ में हो रहे हो, कंफर्म स्टेज 3 और बुल मार्केट शुरू हो गया और बेयर मार्केट एनी टाइम स्टार्ट होने वाला है। 5वां इंडिकेटर आप जोड़ो उसमें। There has to be a bloodbath in the currency. Basically रिकॉर्ड मंथली फॉलो होना चाहिए रुपये में, रिकॉर्ड आउटफ्लो होना चाहिए FI का। छठा इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अमेरिका में CBOE बोलते हैं, इंडिया में सिंपली वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX। जब भी ये 25 के ऊपर जाता है, इसका मतलब फियर में एक्सट्रीम आ गया इंडियन मार्केट में। 7 एंटी इंडिया सेंटीमेंट। बहुत लोग पोस्ट करना शुरू कर दी, नास्डैक का रिटर्न्स देखो, अमेरिका में टेक देखो, ताइवान में टेक देखो, चाइना में AI देखो, साउथ कोरिया में AI देखो, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, शुरू कर दी। ये इंडिकेटर को भी आप ऐड करो फॉर स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट टू एंड। Tell me the most interesting thing you wrote in your journal in the last maybe 1 week, 2 weeks. Very recent I want. सबसे रिसेंट तो वही था ना, April 2, सबसे एक्साइटिंग वही था ना। आई मेड अ बुक आउट ऑफ इट। India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. So at present अभी आप आपका फंड चला रहे हो राइट यूएस में, तो आपने कितना $25 मिलियन रेज किया है अभी आपके टोटल अभी स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड जो मैं चलाता हूँ अमेरिका में, टोटल उसमें अभी AUM हो गया अराउंड $35 मिलियन USD। ओके, और ये शुरुआत की थी 3 अक्टूबर 2022 को। अच्छा, मैं शुरुआत की थी विद $1 मिलियन, दिस वन। So over time, with capital gains and new capital coming in, so now fund is at a decent scale. From here on, hopefully it will do even better. मैं पढ़ रहा था that 17 months में रिटर्न was around 41-42%, right? मैं आपको टोटल रिटर्न बता देता हूँ। तो in INR from after fees from 3rd October 2022 till end of close yesterday, it was around 92% after fees gross. 92% over 3.5 years. Okay, got it. So what would be the CAGR around 21% के आसपास, Okay, 21-22 after fees. Wow, and so this is after accounting for the bear market. This basically captures the full bear market from September 2024 to March 2026. right. And इसमें तो अभी 315-20 crores के आसपास होगा ये AUM basically. Correct. तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, लेट्स ऑल्सो ट्राई टू डीप डाइव इनटू योर प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कैसे हुई एंड कब आपने डिसाइड किया दैट ओके नाउ आई वांट टू बिकम लाइक अ फुल टाइम इन्वेस्टर एंड गेट इनटू दिस करियर? तो कुशल, देखिए, जैसे ज़्यादातर निवेशकों की शुरुआत होती है शेयर बाजार में, मेरी शुरुआत भी बड़ी सिमिलर रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद जो स्टॉक मार्केट बूम आया था, उसमें काफ़ी सारे निवेशक शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हुए हैं। मेरी जर्नी भी वेरी सिमिलर थी। इन माई केस इट वॉज दी 2003 to 2007 बुल रन इन इंडिया। और मैंने एंटर किया था मार्केट में दिसंबर 2007 में, जस्ट अ मंथ बिफोर द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक स्टॉक खरीदा था जनवरी 2008 में कॉल्ड इस्पात स्टील, और एक म्यूचुअल फंड खरीदा था दिसंबर 2007 में कॉल्ड रिलायंस पावर सेक्टर म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स बहुत शार्पली अप्रिशिएट कर गए थे द फर्स्ट टाइम आई नोटिस देम। तो मैंने क्या गलती की, लाइक ए नॉविस इन्वेस्टर, मैंने सिंपली ब्लाइंड एक्सट्रापोलेशन किया ऑफ द रिसेंट प्राइस ट्रेंड्स, थिंकिंग कि ये ऊपर ही जाते रहेंगे विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू देयर बिजनेस मॉडल्स और वैल्यूएशन।
और अल्टीमेटली मैंने इसकी कीमत अदा की। अगले 12 से 18 महीने में दोनों इन्वेस्टमेंट 70-80% गिर गए और इसी तरह मैंने शेयर मार्केट में अपनी सक्सेसफुल एंट्री कर ली बाय पेइंग माय एडमिशन फीस। एंड मैं सबको ये कहता हूँ, मेक गेट ऑल योर मिस्टेक्स आउट ऑफ द वे अर्ली। जब आपके पास कम कैपिटल हो और जब आप शेयर मार्केट में शुरुआत करते हो, तब अगर कम कैपिटल से बड़ी गलतियां कर रहे हो वो बेस्ट है, क्योंकि जब आप बड़े कैपिटल साइज में पहुंच जाओ तब बड़ी गलतियां आपको बहुत हार्म कर सकती हैं। तो जो भी बड़ी गलतियां हैं तब करो जब आपके पास छोटा कैपिटल हो, नॉट व्हेन यू हैव स्पेंट मेनी इयर्स इन द मार्केट। तो 70-80% वो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो गई, तो फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि ओके ये तो एडमिशन फीस पे कर दी, बट देन फर्स्ट सक्सेस कब आपने एक्सपीरियंस किया एंड वो कौन सा मोमेंट था? सक्सेस तो बहुत सालों बाद मिला। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद भी, ये तो बस शुरुआत की गलतियाँ थी, मैंने और भी बहुत गलतियाँ की थी इसके बाद भी। एक मुझे याद है, एक स्टॉक था एवरॉन एजुकेशन, एक एजुकेशन स्टॉक थी, और एक दिन में वो 50-55% गिरी थी बिकॉज ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। और मुझे लगा, नॉविस इन्वेस्टर से मैं लगा कि तो आधा दाम हो गया, बहुत सस्ता हो गया, चलो खरीद लेता हूँ। वहाँ से वो 90% और गिर गया खरीदने के बाद। तो ऐसी गलतियाँ भी पास्ट में की हैं। और बेसिकली दिसंबर 2007 से लेकर 2013 तक, पहले 6 साल तो ज़्यादातर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट इवन। बेसिकली होता क्या स्टॉक मार्केट में, जब आप शुरुआत में पैसा खो देते हो और साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप अपने ईगो में उसको ले लेते हो कि भाई मुझे अब ये लॉस रिकवर करना कैसे भी हो जाए, मुझे ये लॉस जल्दी से रिकवर करना है बाय एनी मीन्स। फिर आप उसके चक्कर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुस जाते हो। अगर आप सोचते हो जल्दी सारा पैसा रिकवर कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं सीखना शुरू करूँगा, लेकिन वो पैसा कभी वापस लौटता नहीं, आप और घाटा बनाते रहते हो। मेरे संग पहले 6 साल यही हो रहा था, जस्ट डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, एफएनओ, स्पेकुलेशन, एंड आई जस्ट केप्ट लूजिंग मनी। एंड मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमबीए ने फाइनेंस किया है, सीएफए इंस्टीट्यूट से सीएफए चार्टर होल्डर हूँ, और आईसीएफए यूनिवर्सिटी से इंडियन सीएफए किया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं, इतना आसान लगता है जब हम लोग बाहर से देखते हैं, लगता है कि शेयर मार्केट में सब लोग इतने पैसा बना रहे, इतना आसान जगह होगा, सब लोग ओवरनाइट सक्सेस बन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल बिकम अ सक्सेस इन द शेयर मार्केट आफ्टर मैनी डेकेड्स ऑफ लर्निंग्स एंड सेटबैक्स। उसके बाद लोग बड़े बनते हैं शेयर मार्केट में। ये सीख बहुत साल बाद मिली, और 2013 के एंड में I came across the teachings of Warren Buffett and Charlie Munger, Peter Lynch, Phil Fisher for the first time. फिर मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की टू स्टार्ट एजुकेटिंग माई सेल्फ ऑन दिस डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग। मुझे समझ में आया कि अगर देखिए, एक बेसिक बात कहता हूँ आपको, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना, क्या करना चाहो, आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्टडी इन प्रैक्टिस। आपको अगर अच्छा लॉयर बनना है, आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। मैंने स्टडी करना शुरू किया फ्रॉम दिसंबर 2013, एंड कोइंसिडेंटली क्या हो गया, दिसंबर 2013 से लेकर, टू बी मोर प्रिसाइज, सितंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2017 के बीच में 4 साल 3 महीने तक रोरिंग बुल रन शुरू हो गया स्मॉल कैप मिड कैप में। जब नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेट हुए एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी साइड इन सितंबर 2013, दैट कोइंसाइडेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ रघुराम राजन एज द आरबीआई गवर्नर। उसके बाद अगले 4 साल 3 महीने के लिए बहुत बड़ा बुल रन आया स्मॉल कैप मिड कैप में। एंड कोइंसिडेंटली दिसंबर 2013 में आई पुट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल to work from my savings from my job, various jobs, and that bull run helped me reach a good decent capital size by December 2017. लेकिन होता क्या है, बुल रन में क्या होता है कि इट्स जस्ट अ राइजिंग टाइड लिफ्टिंग ऑल बोट्स। मेरी लर्निंग तब भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं 4 साल किताबें पढ़े, लेकिन आप तब तक ट्रूली अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनते हो जब तक आप एक ब्रूटल बेयर मार्केट विद अ गुड अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल एक्सपीरियंस नहीं कर लो। बिकॉज उसके बाद ही वो जो बड़ा धक्का लगता है ना कुशल, उसके बाद ही आपको वो लर्निंग जिंदगी भर याद रहती है। मेरे साथ वही हुआ। दिसंबर 2017 तक तो बुल रन चला, फिर और मैंने कहा कैपिटल भी अच्छा खासा बन गया था मेरा। अब जनवरी 2018 से मार्च 2020 के बीच में वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट ब्रूटल बेयर मार्केट, जिसके ऊपर मैंने सेकंड किताब में लिखी है, वो उसकी शुरुआत हुई। Just for reference, from 1st January 2018 to end of March 2020, मिड कैप इंडेक्स इंडिया में क्रैश किया 45%। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रैश किया 55%, और हज़ारों शेयर्स 70-80% गिरे। तो उस दौरान
मैंने एक चीज़ और सीखी जो मैंने सेकंड किताब में इसके बारे में लिखा भी है कि आप चाहे वैल्यू इन्वेस्टर हो, ग्रोथ इन्वेस्टर हो, कोई भी इन्वेस्टिंग स्टाइल प्रैक्टिस करो, स्पेशल सिचुएशन करो, अगर मार्केट साइकिल दैट इज लिक्विडिटी आपके फेवर में अगर नहीं है तो आपके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी आप ऐसा नहीं बना पाओगे एंड इट्स ऑल राइट। यू हैव टू, ये मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए टू टेक दैट इनटू योर स्ट्राइड कि भाई दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉन्ग टर्म गेम, ये मुझे वाइप आउट नहीं होना है। देखो अगर एज लॉन्ग एज यू फॉल लेस देन द इंडेक्स इन अ ब्रूटल बेयर मार्केट यू आर बीइंग एब्सोल्युटली फाइन इन माय व्यू। आपको सर्वाइव करना है वो बेयर मार्केट, ताकि क्योंकि नेक्स्ट बुल रन जब आता है, क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं कि नेक्स्ट बुल रन में यू मल्टीप्लाई योर कैपिटल, आपका कैपिटल मल्टीप्लाई कर जाता है, 4-5 गुना मल्टीप्लाई कर जाता है। तो आपको सर्वाइव करना है बेयर मार्केट में और हार नहीं माननी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डर से और पैनिक से आपको सस्ते दामों में शेयर्स को बेचना नहीं है, डर से, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया बाउंसेस बैक। आप हिस्ट्री देखिए, सारे बड़े इन्वेस्टर्स को देखिए, रमेश दमानी जी, रामदेव अग्रवाल जी एंड ऑल द अदर ग्रेट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, सबको देखिए, उन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? अ रिलेंटलेस फेथ इन द इकोनॉमी एंड द बिजनेस इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। वो उनका विश्वास ये है कि लॉन्ग रन में इंडिया बहुत अच्छा करेगी, इसलिए वो ये डिफिकल्ट पीरियड जो आते हैं बीच में उसमें डटे रहते हैं और टिके रहते हैं और मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। आपको ये मैदान छोड़ के भागना नहीं, देखिए आपको सीखना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि हाउ द शेयर मार्केट एक्चुअली वर्क्स, किस तरह के स्टॉक्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, देन ओवर टाइम you will do very very well. But also one thing which I have written in my second book, I'll just mention it here. Most people focus on portfolio building and career building later. रिवर्स कीजिए, पहले करियर बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छी नौकरी से अपना या कोई जॉब से या अपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप एंडेवर से पहले कैपिटल बिल्ड कीजिए पहले, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे और एसेट एलोकेशन में बाद में फोकस कीजिए। पहले अपना स्किल सेट डेवलप कीजिए। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। अपने आप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और ये आपको डिफिकल्ट समय में भी, जिंदगी हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते, राइट? लेकिन डिफिकल्ट टाइम में आपने प्रीवियसली जो अपने में इन्वेस्टमेंट्स किया था वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। आपके बुक का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, व्हाट अ बेयर मार्केट टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं बेयर मार्केट की बात करूं, सो लेट्स ट्राई टू डीप डाइव कि आपने क्या एग्जैक्टली 2018 से 20 के पीरियड में भी सीखा जो आपने बुक में भी लिखा है, एंड मुझे ये समझना है कि बेयर मार्केट के केसेस में लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। सो सबसे पहला सवाल कि बेयर मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगा कि ओके अभी बेयर मार्केट आया है? तो पहले मैं समझाता हूँ कि भाई कि इस किताब का बेसिक जिस्ट क्या है। सो ये किताब में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नल से नोट्स अपने शेयर किए हैं और ये किताब वो ये दिखाता है कि एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे इवॉल्व हुआ एंड माई लर्निंग्स एंड रिफ्लेक्शंस अलॉन्ग द वे ड्यूरिंग दैट बेयर मार्केट इन रियल टाइम। तो जैसे मैंने थोड़े पहले कहा था कि बुल मार्केट में इट्स अ राइजिंग टाइड लिफ्टिंग ऑल बोट्स, राइट? सबको लगता है हम बहुत होशियार हैं, बहुत वी आर द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, हम सबसे होशियार हैं, हमें तो आसान जगह है पैसा बनाने के लिए। और दिसंबर 2017 तक मैंने अच्छा खासा कैपिटल बना लिया था बाय इन्वेस्टिंग इन डीप सिक्लिकल्स, कमोडिटीज, स्टैटिस्टिकली चीप सिक्योरिटीज ऑफ मीडियोकर क्वालिटी बिजनेसेस, नॉट रियलाइजिंग कि ये उसी टाइप के बिजनेसेस हैं जो कि जैसे ही इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है और बेयर मार्केट आता है, दे बेसिकली गेट वाइप्ड आउट, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है इस टाइप के बिजनेसेस में। तो इस बेयर मार्केट से मुझे दो बहुत बड़ी सीख मिली। नंबर 1, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो इन दोनों को थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ। क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी बिजनेस इज 1, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 1, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा, वो डिफरेंस जो है वो आपको देगा फ्री कैश फ्लो यील्ड, पहला। दूसरा, ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, एक्सेस जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, क्या ये लंबे समय के लिए रह सकता है? क्या ये पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो लंबे समय के लिए जनरेट कर सकता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो इस बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जो ये लंबे समय के लिए इस गैप को सस्टेन कर सके? और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अलग अलग रूप फॉर्म में आते हैं। हाई स्विचिंग कॉस्ट्स, नेटवर्क इफेक्ट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू अ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल रिसोर्स, कोई फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन जो बाकी कॉम्पिटिटर्स को जल्दी आने देती नहीं है। अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से ये आपको कॉन्फिडेंस आता है कि लंबे समय के लिए ये फ्री कैश फ्लो यील्ड और एक्सेस रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर सकता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाई क्वालिटी बिजनेस होता है द पोटेंशियल फॉर री इन्वेस्टमेंट विद इन दैट कंपनी
एंड द बिजनेस एट हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। बहुत सारी कंपनीज जैसे सीज कैंडी, कोको कोला, ये कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनीज जो हैं ये, और HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ये फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत जनरेट करती हैं, लेकिन इनके पास री इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये हाई डिविडेंड यील्ड प्लेस बन जाती हैं, ये हाई डिविडेंड्स पे करती हैं, और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स विद लो और नो ग्रोथ आर गुड फॉर प्रिजर्विंग वेल्थ, बट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, फॉर ट्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपको चाहिए एक लार्ज साइज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, a reasonably good return on capital employed 20% और more, और काफ़ी लंबा रनवे फॉर ग्रोथ और री इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनी। ये तब जाके वो कंपनी कंपाउंडिंग मशीन बनती है, बिकॉज अगर कोई री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नहीं है और वो बस डिविडेंड पे आउट कर रही है तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। कैपिटल अप्रिसिएशन / कैपिटल गेन्स बनता है ग्रोथ से, आपको ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए आपको चाहिए री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, कि बिजनेस या तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में री इन्वेस्ट करे, या फिर अगर कोई डायनेमिक मैनेजमेंट हो जो एडजेसेंट एरिया में पिवट करके अपना टर्मिनल वैल्यू बढ़ा सके और उसमें फिर इन्वेस्ट कर सके, उस केस में भी आपको कंपाउंडिंग मशीन मिलेगी। एक एग्जैक्ट उदाहरण देता हूँ, हमारे कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ PMS में नहीं है, लेकिन एक पुराना एग्जांपल है एस्ट्रल पाइप्स। तो एस्ट्रल पॉली बेसिकली पहले CVPC पाइप्स में थे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पाइप्स होती हैं ये, देन उसके बाद वो एडेसिव्स में और बाकी अलाइड इंडस्ट्रीज में घुस गए। तो अब जब स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्री में कोई डायनेमिक मैनेजमेंट केपेबल प्रमोटर के साथ जुड़ते हो, अगर आपको ऐसा बिजनेस स्मॉल कैप या मिड कैप स्टेज में मिल जाए विद लार्ज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट लीडरशिप, बी द मोस्ट पेशेंट विद सच इन्वेस्टमेंट्स। मैंने सेकंड किताब में लिखा भी है कि किस टाइप के बिजनेस से आपको के साथ आपको पेशेंस रखना है और किस टाइप के बिजनेस से कम पेशेंस रखना है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल गया जो मैंने डिस्क्राइब किया अभी, आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट रहना चाहिए ऐसे बिजनेस के साथ। तो ये हो गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई क्वालिटी बिजनेस। तो ये है पहला सीख, क्वालिटी ऑफ बिजनेस फोकस करना। दूसरा सीख मिला था क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस करना। अब आप मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे असेस करते हो, इसके भी बहुत सिंपल थंब रूल्स हैं। तो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड और कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ PMS में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले हम फॉलो करते हैं एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट, जिसमें 35-40 आइटम्स हैं। उनमें से कुछ मैं आपके संग डिस्क्राइब कर लेता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ नेगेटिव आर्ट। चार्ली मंगन ने एक बहुत अमेजिंग बात बोली है, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। मतलब अगर आप बेसिकली डिफाइन कर लो कि खराब मैनेजमेंट क्या होती है और उसको अवॉइड करो, तो ऑटोमेटिकली यू अराइव एट अ गुड मैनेजमेंट और रीजनेबली गुड मैनेजमेंट, राइट। तो आप कैसे समझते हो मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है? क्योंकि काफ़ी मेरे निवेशक जो मेरे इंडिया फंड में भी निवेश करते हैं अमेरिका में, पूछते हैं मेरे से, मतलब तुम तो रहते हो अमेरिका में, हाउ डू यू इवैल्यूएट मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया व्हाइल लिविंग इन द US? तो इसमें पहली बात तो बिफोर आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट, मैं एक बहुत अच्छा कोट शेयर करूंगा फ्रॉम वॉरेन बफेट। उन्होंने कहा है, द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। अब ये देखो, एक्शंस को देखो, वर्ड से मत जाओ। ये बिजनेस में भी लागू है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी लागू है। अब मैं इस पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मैं एक्शंस को देखता हूँ, एक्शन सब कुछ बता देते हैं आपको कि ये बिजनेस ने पास्ट में एग्जीक्यूट किया है कि नहीं। हैव दे बीन एबल टू स्केल अप द रेवेन्यूज टू एट अ गुड CAGR while maintaining profitability? Have they been able to grow while using internal accruals? क्या ये अंदर जो फंड्स जो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं उससे ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर ये बिजनेस को डेट और इक्विटी रेस करना पड़ रहा है? क्योंकि वो फिर बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं इंडिया में जो फास्ट ग्रोथ दिखा सकते हैं आपको, लेकिन उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। हर कंपनी का 3 तरह का कैश फ्लो होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो सबसे ऊपर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो फंड करता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जैसे हो गया बाइंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जांपल। अगर आप कोई डिस्पोजल करते हो प्लांट एंड मशीनरी का, वो फिर वो दैट्स क्रेडिट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डेट और रीपेमेंट ऑफ डेट, ये सब वगैरह आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। तो मेन चीज़ आपको ये देखना है कि बिजनेस ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं। और यहाँ पे भी आई विल शेयर वन मोर इनसाइट अगेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कि अब इंडियन प्रोमोटर्स बहुत होशियार हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि हम काफ़ी PMS AI फंड मैनेजर्स, हम अब सीधा screener.in में जाते हैं और स्क्रीन करते हैं पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो वो लोग अब क्या करना शुरू कर दिए हैं, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, मान लीजिए उन्होंने डेट रेस किया या इक्विटी रेस किया, वो पॉजिटिव कैश फ्लो को डाल देते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। तो इसलिए आप ब्लाइंडली बस स्क्रीनर पे मत जाइए, ओपन द एनुअल रिपोर्ट, पुट इन सम एफर्ट, ओपन द एनुअल रिपोर्ट, सिंपली जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आपको अपने अगर मैनेजमेंट ऐसे हरकत की है
तो आप इट विल नॉट पास द स्मेल टेस्ट, आप ऑटोमेटिकली इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज मैंने कहा ना एक्शन से बता देते हैं, अगर मैनेजमेंट ऐसा क्यों करेगा? ऑब्वियसली तो बहुत बेसिक कॉमन नॉलेज है कि कहाँ कौन सा एक्टिविटी का कैश फ्लो कौन से हेड में जाना चाहिए। तो अगर वो लोग गलत हेड में डाल रहे हैं तो आप ऐसे बिजनेस को अपना पैसा कैसे दे सकते हो टू इन्वेस्ट इन, राइट? तो इसलिए पुट इन द एफर्ट, गो थ्रू द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, द प्रेस रिलीजेस, प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। आप पिछले 2-3 साल का भी गो थ्रू कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट इन मोस्ट केसेस। आइडियली आपको 5 साल करना चाहिए, पर अगर आप 2-3 साल का भी कर लो तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि मैनेजमेंट की एक्शंस कैसे रहे हैं पास्ट में, ठीक है? इसके अलावा नाउ आई कम टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट। तो ये तो था अबाउट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट में आप ये चेक कीजिए कि भाई have the auditors raised any qualifications in their auditor report? Is the auditor fees growing faster than revenue growth? क्या ऑडिटर्स बहुत बार बार कंपनी बदलती रहती है क्या? अब ये भी चेक कीजिए कि क्या इस कंपनी का कोई पॉलिटिकल नेक्सस या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है प्रमोटर का, इस कोई सीबीआई रेड या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड तो नहीं हुआ कंपनी के ऊपर। जो सी स्वीट है, द एग्जीक्यूटिव स्वीट, इसमें कितना अट्रेशन रहा है पिछले कुछ सालों में, वो चेक कीजिए। अब ये भी चेक कीजिए कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है कि नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब ये है, बहुत सारे इंडियन प्रोमोटर क्योंकि फैमिली ओन बिजनेस होते हैं तो उनके मल्टीपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हो शेयर मार्केट में, उसके बाद भी ये लोग अपने प्राइवेटली हेल्ड एंटिटी के साथ सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शंस करते हैं। वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए काफ़ी मैनेजमेंट्स टू इम्प्रूव देयर वैल्यूएशन इन दिस शेयर मार्केट वो अपने प्राइवेट अनलिस्टेड सब्सिडरी या प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज को पब्लिक कंपनी के साथ ही मर्ज कर देते हैं ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो और वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़े। तो ये कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चीज़ें जो आप देख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा देखिए कि भाई क्या प्रमोटर के पास इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी एज द लिस्टेड कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, बिकॉज दैट में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिजनेस वेरी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है कि नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, डेट टू इक्विटी ट्रेंड्स पास में कैसे हैं, क्या प्रोमोटर प्लेजिंग तो कहीं नहीं है, क्या कंपनी अपना इक्विटी बहुत डायलूट तो नहीं कहीं नहीं कर रही है, क्या पिछले कुछ सालों में उन्होंने डिविडेंड शेयर बायबैक्स करके शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ शेयर किया है कि नहीं, कोई हाई कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि नहीं वो जरा चेक कीजिए, या कोई ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या प्रमोटर ने अपने पब्लिक कंपनी के थ्रू अपने बाकी प्राइवेट कंपनीज का डेट को गारंटी तो नहीं दे दी है। ये सब अब तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट में, आप ये सब चेक कीजिए एंड ओनली आफ्टर सच ए थॉरो एक्सरसाइज उसके बाद जाके आपको, स्पेशली दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट जब आप पब्लिक फंड मैनेजर हो। प्राइवेट कैप देखिए, जब आप प्राइवेट कैपिटल मैनेज कर रहे हो, आप काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर थोड़ा इग्नोर भी करोगे तब भी आप यू कैन स्टिल गेट ए ईजी स्मूथ एग्जिट। बट जब आप पब्लिक कैपिटल मैनेज कर रहे हो, अगर आप खराब प्रमोटर, खराब मैनेजमेंट की बात के शेयर में पैसा लगाए और अगर वो पैसा टूटा क्लाइंट का और आपके बेसिकली क्लाइंटल का, तो दैट के जस्ट शोज यू इन बैड लाइट। इसका मतलब यू डिड नॉट पुट इन द वर्क। तो इसलिए हमेशा थॉरोनेस ऑफ योर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्लाइंट, एज लॉन्ग एज यू पुट इन द एफर्ट एंड पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, क्लाइंट्स विल स्टे विथ यू। लेकिन अगर आप इतने बेसिक मिस्टेक्स करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है क्लाइंट्स के पास, दे विल सिंपली शिफ्ट टू सम अदर फंड मैनेजर। तो इसलिए एज अ फंड मैनेजर आपके पास एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट कैपिटल टू द बेस्ट एक्सटेंट यू कैन। देखिए बेयर मार्केट में नोशनल लॉस होगा सबको, पेपर लॉस होगा, बट परमानेंट कैपिटल लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे मैनेजमेंट के साथ पैसा लगाओगे तो हमेशा रिकवर कर जाएंगे इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। लेकिन आप अगर जंक क्वालिटी स्टॉक्स लोगे विद बैड मैनेजमेंट क्वालिटी, तो वो स्टॉक्स बहुत सालों तक दे लाई लो एंड दे नेवर रिकवर बैक टू देयर ऑल टाइम हाई। तो आपने दो चीज़ें बताई कि एक तो एक ऐसे टाइप के बिजनेसेस जो बेयर मार्केट में भी आपको जिनके साथ पेशेंट होना चाहिए, जो आपने बताया कि ओके क्वालिटी ऑफ बिजनेस चेक करना है, एंड देन सेकंड टाइप ऑफ बिजनेसेस जिनके साथ आपको पेशेंट नहीं होने की ज़रूरत है। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस के आप एग्जांपल्स दे सकते हो एंड व्हाट डिड यू डू विद दोज बिजनेसेस? सेकंड कैटेगरी ऑफ बिजनेस होते हैं कुशल, डीप सिक्लिकल्स, कमोडिटीज एंड इलिक्विड माइक्रो कैप्स। क्या होते हैं तीनों, बताओ? बताता हूँ। तो डीप सिक्लिकल्स बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिक्लिकल। देखिए मोस्ट इंडस्ट्रीज आर सिक्लिकल, सिक्लिकल मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है। इसमें भी दो तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। होता है शैलो सिक्लिकल जिसमें शॉर्ट टर्म डाउन साइकिल आता है, और कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं डीप सिक्लिकल जिनमें बहुत लंबे समय का डाउन साइकिल आता है। फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल इज कमर्शियल व्हीकल्स फॉर एग्जांपल, अनदर गुड एग्जांपल इज रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल। इनके बहुत लंबे साइकिल्स होते हैं, डीप साइकिल्स आते हैं। इसमें अप साइकिल होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन डाउन साइकिल होता है लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो इसलिए आपको ऐसे टाइप के बिजनेसेस में यू हैव टू बी लेस पेशेंट। अगेन वन मोर एग्जांपल,
commodities, simple example, सबसे simple example, iron ore, steel, copper, aluminium, ये सब base metals and non-ferrous metals, ferrous metals जो हैं, इनमें basically cycles चलती हैं, globally linked होते हैं, right? तो बहुत volatile होते हैं. इसमें आपको तब ये देखिए, इसमें भी इसमें बहुत काउंटर इंट्यूटिव तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने का. जब कोई कमोडिटी इंडस्ट्री में जो बेस्ट मैनेज प्लेयर जो है, जब वो लॉस रिपोर्ट करे या बहुत ख़राब रिजल्ट रिपोर्ट करे, तब आपको उस इंडस्ट्री को ध्यान से देखना चाहिए. और जब सबसे ख़राब कंपनी उस कमोडिटी सेक्टर में शानदार रिजल्ट्स दें, इसका मतलब आपको पूरा ब्लैंकेट सेल लेना है पूरे सेक्टर में. ये जितिन परमार ऑफ ऑरन, पहले वो ऑरन कैपिटल चलाते थे, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है थ्रू ट्विटर कि दिस इज़ हाउ यू प्ले कमोडिटीज़. व्हेन द टाइम्स आर ग्रेट यू टेक एन एग्जिट, व्हेन टाइम्स आर बैड and supply is shrinking, जब capital is getting sucked out from the industry and competitive intensity is reducing, तब आपको उसमें निवेश करना है. तो ये deep cyclicals and commodities में आपको basically less patient रखना है. और illiquid micro caps में देखिए, I won't say less patient, इसमें तो बहुत ज़्यादा patience चाहिए, because जब bear market आता है ये 75-80% बिगड़ जाते हैं in spite of your best efforts. तो इसमें हम तो अपने फंड में इसको फंड और PMS दोनों में अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज आपको एग्जिट नहीं मिलेगा. मैं आपको अपने इंडिया फंड की अगेन सीख मिली फ्रॉम हार्ड एक्सपीरियंस. देखिए वो पिछले साल मुझे याद है मार्च 2025 में हमारे इंडिया फंड में हम लोग स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड एक 1% स्टेक ओन करता था इन माइक्रो कैप कॉल्ड आयरिस बिजनेस सर्विसेज. इट वाज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी और मुझे प्रोमोटर भी अच्छे लगे थे. लेकिन पिछले साल मार्च 2025 में अचानक से प्रोमोटर फाउंडर को आ गया कार्डियक अरेस्ट, वो मर गए. और आप जब माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हो, द बेट इज ऑन, यहाँ पे पी का डेफिनेशन अलग होता है. यहाँ पे पी का मतलब है प्रोमोटर एंटरप्रेन्योर, ठीक है. तो यहाँ पे जब आप जो इस पर बेट किए थे, जब वही रहे नहीं, तो अब आपको ऑब्वियसली आपको एग्जिट करना आप चाहोगे उस बिजनेस को. मुझे वो स्टॉक को 50% लोअर प्राइस में फिर वहाँ से जो एग्जिट मिला, बिकॉज काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, मोर देन 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के. तो और पूरे दिन में ही इसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग होती थी 5-6 हज़ार शेयर की. तो अब आपको महीने लग जाएंगे जस्ट टू एग्जिट, एंड दैट टू इफ यू लकी. तो इसलिए इससे ये सीख मिली अगेन फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग करिए कि सर्टेन मिनिमम थ्रेशोल्ड रखो मार्केट कैप का 2.5 से 3 हज़ार करोड़, और जिसमें रीजनेबल ट्रेडिंग वॉल्यूम हर दिन हो. तो फिर आप बेसिकली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. यू विल मिस आउट ऑन मेनी गुड माइक्रो कैप्स. ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो कैप्स खराब हैं. अभी भी इस मार्केट में कुछ माइक्रो कैप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हाल ही में मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए थे. आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि दिस इज वेयर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हैज एन एडवांटेज. वो तो फ्यू लैक्स का शेयर ले सकता है. लेकिन मैं एज अ फंड मैनेजर, नाउ दैट फंड स्केलिंग अप टू हंड्रेड्स ऑफ करोड़, अब वो यूनिवर्स ही हाथ के बाहर में चला गया है. तो अनलेस आई कैन फाइंड अ ब्लॉक, आई कैन टेल माई प्राइम ब्रोकर की प्लीज सी इफ देयर इज अ ब्लॉक अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ब्लॉक. ढूंढना मतलब ये माइक्रो कैप्स या लिक्विड स्मॉल कैप्स में भी समटाइम्स अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या कोई PMS या AF फंड मैनेजर्स होते हैं. दे मे वांट एन एग्जिट डाउन द लाइन. सो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि भाई कोई ब्लॉक अवेलेबल है मार्केट में. ट्राई टू गेट इन टच विद द मेजर होल्डर्स ऑफ द स्टॉक कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी एंड थ्रू अ ब्लॉक सेल. तो भी हम कोशिश करते हैं, मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. पी की बात आप कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स माइक्रो कैप में इट्स प्रमोटर एंटरप्रेन्योर, बट इन जनरल पार्लेंस इट्स प्राइस अर्निंग्स रेशियो व्हिच इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. तो मैं एक बार पढ़ रहा था आपके बारे में दैट अगर एक स्टॉक का पी 100 से ज़्यादा हो गया तो आपके लिए वो स्ट्रिक्ट एग्जिट क्राइटेरिया है. सो इज दैट द केस? नहीं, स्ट्रिक्ट मैं नहीं बोलूँगा. मैं बोलूँगा वहाँ से फिर देन आई पुट अ स्टॉप लॉस इन प्लेस. अब स्टॉप लॉस का मतलब कि एक सर्टेन प्राइस लेवल या फिर एक सर्टेन मूविंग एवरेज के नीचे अगर वो शेयर गया, देन यू टेक अ इमीडिएट एग्जिट. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ट्रेलिंग बेसिस पे 100 से ऊपर पी मल्टीपल हो गया कोई कंपनी का ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस. उसके बाद बेसिकली द बेस रेट और द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग हाई रिटर्न्स फ्रॉम दैट लेवल ऑनवर्ड इज लो बेस्ड ऑन पास्ट केसेस. तो इन दैट केस यू कैन आइदर डू वन थिंग कि भाई एक सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो कि पीक प्राइस से 15% अगर गिरा तो मैं एग्जिट ले लूंगा. वो प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया. दूसरे तरह का स्टॉप लॉस आप कर सकते हो कि भाई 21 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक किया तो फिर आप एग्जिट कर लोगे. और इफ यू वांट टू बी इवन मोर कंजर्वेटिव, गिव मोर ब्रीथिंग रूम टू द स्टॉक प्राइस, आप उसमें 50 डे मूविंग एवरेज का लगा दो. तो बिकॉज और भी थोड़ा लोअर लेवल पे जाएगा तब आपको एग्जिट मिलेगा. बिकॉज जनरली जो सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स होते हैं, जो बिग विनर्स होते हैं, ये लंबे समय तक अपना 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ते नहीं है अनलेस देयर इज अ बेयर मार्केट इन बिटवीन. ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करते हैं. तो इफ यू वांट टू प्रिजर्व अ लार्ज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स, द मोर यू वांट टू प्रिजर्व द टाइटर योर स्टॉप लॉस. बेसिकली अगर आपको ज़्यादा प्रिजर्व करना है, 21 डे यूज़ कीजिए, और थोड़ा कम भी आप खुश हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज लगा लीजिए.
और इसमें 50 डे मूविंग एवरेज मतलब लास्ट 50 डेज में जो एवरेज प्राइस रहा है स्टॉक का, उसके अगर नीचे गया तो बेसिकली हाँ देन हाँ, वो tradingview.com करके एक वेबसाइट, उसमें आपको इजीली आपको screenet.com में भी आपको मिल जाएगा, screenet.in में भी मिल जाएगा आपको डेटा इजी। एंड इसमें जैसे आपने बताया सीज कैंडीज करके आपने कंपनी का नाम लिया एंड आपने वो कंपनीज के Coca-Cola, एग्जांपल्स दे रहे थे, कोका कोला एंड ऑल। सीज कैंडीज की अगर बात करते हैं तो आई थिंक इवन वॉरेन बफेट इज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, राइट? तो ये बिजनेसेस जो होते हैं इनमें क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड व्हाट इज लाइक द की इनसाइट, डिफरेंशिएटेड इनसाइट दैट इज देयर अबाउट दीज बिजनेसेस? सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है टू कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक बर्कशायर हैथवे। वो क्या करते हैं वॉरेन बफेट जी, कि वो ये बिजनेस, क्योंकि इन बिजनेसेस में कैश फ्लो रीइन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नहीं है, तो कोको कोला हो या डिविडेंड्स के थ्रू या सीज कैंडी जो ओन करते हैं उसके प्रॉफिट्स के थ्रू कुछ कैश फ्लो जो आता है उसको वो रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इज अ ग्रेट कैपिटल एलोकेटर। वो उसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं इन अदर बिजनेसेस दैट ही ओन, जो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस जो वो ओन करते हैं लाइक यूटिलिटीज, रेलवेज, वो उसमें फिर इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनका साइज इतना बड़ा हो गया कि अब वो 10-12% भी अगर उस साइज पे कमा लें, इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो बेसिकली अब उनका फोकस शिफ्ट हो गया मोर टुवर्ड्स मोर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस विद रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, जहाँ पे वो लो डबल डिजिट रिटर्न विद हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कमा सके। वॉरेन बफेट को आपने आई थिंक डीपली स्टडी किया एंड यू सेड दैट यू स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिम एंड फ्रॉम हिज लेटर्स आल्सो वंस यू स्टार्टेड स्टडिंग इन 2013। तो ऐसे क्या 3 या 4 प्रिंसिपल्स है जो आपको वॉरेन बफेट के बहुत अच्छे लगते हैं व्हिच आर अप्लाइंग इन योर डे टू डे इन्वेस्टिंग जर्नी? देखिए, इन्वेस्टिंग जर्नी से ज़्यादा आई थिंक उनकी जो लाइफ के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, फॉर मी देखिए उन्होंने और चार्ली मगन ने मुझे ये सिखाया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्टॉक्स एंड बिजनेस फंडामेंटल्स, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाट द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग बुक इज ऑल अबाउट। मैंने बेसिकली उसमें ये दर्शाया कि कैसे ये जीने का तरीका है, ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग लर्निंग का परस्यूट है। इट्स अबाउट बीइंग अ जेन्युइन ऑनेस्ट गुड ह्यूमन बीइंग, जस्ट बीइंग नाइस एंड पोलाइट, एंड अपना गुडविल को कंपाउंड करना। आपको बेसिकली सिर्फ पैसे कंपाउंड नहीं करना, नॉट जस्ट कंपाउंडिंग वेल्थ। यू वांट टू कंपाउंड पॉजिटिव थॉट्स, यू वांट टू कंपाउंड गुड हेल्थ, you want to compound good habits, you want to compound knowledge, and you want to compound goodwill। ये बिकॉज ये दोनों अगर आप लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि एक्सेप्ट फॉर द हेल्थ पार्ट, बाकी सब जगहों में इन्होंने बहुत बहुत अपना लाइफ कंपाउंड किया, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम सो फेमस। आपने पूछा कि क्या चीज़ सीखी है वॉरेन बफेट से, तो आई गो वन स्टेप फर्दर। उनके जो टीचर थे, उनके जो मेंटर थे, बेंजामिन ग्राहम, जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे वैल्यू इन्वेस्टिंग, उनकी 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इन्वेस्टिंग, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। पहला प्रिंसिपल है लुक एट स्टॉक्स एज पार्ट ओनरशिप इन अ बिजनेस। ये कोई टिकट नहीं है जो बस फ्लिकर कर रहा है अप एंड डाउन ऑन अ स्क्रीन। आप एक एक्चुअल बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो। अगर आप एक शेयर भी खरीदते हो, आप उस बिजनेस में पार्ट ओनर बन जाते हो, ठीक है। और आपको हक है मैनेजमेंट से एजीएम में या कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ सवाल पूछने का, क्योंकि आप भी पार्टनर हो उस बिजनेस में। ये माइंडसेट से आपको चलना है। वो हुआ पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट में थिंग्स आर आइदर ओवर वैल्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम और दे आर अंडर वैल्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नेवर फेयरली वैल्यूड। तो उसका मतलब आप महंगे चीज़ को दूसरों को बेचिए और सस्ते एसेट्स को दूसरों से खरीदिए। आप मिस्टर मार्केट को अपना गुलाम बनाइए, अपना सर्वेंट बनाइए, उसके गुलाम सर्वेंट मत बनिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये अगेन आपको टेम्परमेंट और मैच्योरिटी, बेसिकली ये जो सेकंड प्रिंसिपल, इट्स गॉट मोर टू डू विद टेम्परमेंट एंड मैच्योरिटी। बिकॉज बुल मार्केट जब लास्ट फेज में आता है, देखिए हर बुल मार्केट, बेयर मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट लाइक वंस यू आर इन स्टेज 3 ऑफ अ बुल मार्केट, दैट इज व्हेन यू हैव टू बी मोस्ट डिसिप्लिन्ड, नॉट टू गो डाउन द क्वालिटी कर्व एंड नॉट टू फॉल प्रे टू फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने सेकंड किताब में इसके बारे में लिखा भी है कि कैसे हम इन्वेस्टर कलीग्स और फ्रेंड्स, द डम एक्ट ऑफ कंपैरिजन एंड कंपेयरिंग टू अदर्स led to a disastrous outcome for us in 2018-19 bear market। because हम लोग क्या होता है towards the end of a bull market, जो कचरा स्टॉक्स, जंक स्टॉक्स हम बोलते हैं, वो इतने तेजी से बढ़ रहे होते हैं विद बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हाई डेट। ये सब एक साल में आप देखोगे 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं, और आप बहुत नॉविस इन्वेस्टर्स को रेजिस्ट नहीं हो पाएगा। और आपके ग्रुप में अगर कुछ लोग अगर वो शेयर्स लेके बैठे हैं और उनको आप देखेंगे अमीर बनते हुए, कहावत है ना, नथिंग मोर डिस्टर्बिंग टू अ मैन्स माइंड एज सीइंग हिज नेबर गेट रिच। वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ये सब हार्ड एक्सपीरियंस आपको बाद में सिखा ही देगा। आज अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो बाद में हार्ड एक्सपीरियंस आपको इसी सिखा देगी। लेकिन मंगल जी ने सिखाया हमें कि इट्स बेटर टू लर्न थ्रू विकारियस लर्निंग, कि वाई मेक द मिस्टेक योरसेल्फ। अगर किसी और ने मिस्टेक किया है, अब उसी से सीख लो। तो मैंने अपने सेकंड किताब मेकिंग वैल्यू इन्वेस्टर में मेरे से और मेरे इन्वेस्टिंग कलीग से जो
मल्टीट्यूड ऑफ मिस्टेक्स इन द प्रीसीडिंग बुल मार्केट, वो सारी शेयर की हैं, बिकॉज सारी बड़ी गलतियां बुल मार्केट में होती हैं। बेसिकली बेयर मार्केट में हम सीखते हैं, सारी बड़ी गलतियां होती हैं बुल मार्केट में, तो इसलिए वो बुल मार्केट मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। वंस यू गॉन थ्रू 1 or 2 सच साइकिल्स ऑफ बेयर मार्केट्स, उसके बाद फिर आप एकदम सीजन इन्वेस्टर और बढ़िया इन्वेस्टर बेसिकली बन जाओगे। तो ये पहला सिद्धांत था, लुक एट स्टॉक्स एज पार्ट ओनरशिप ऑफ बिजनेस। सेकंड था मिस्टर मार्केट, और तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए कोई बिजनेस का, या ट्रू वैल्यूएशन जो होना चाहिए, उससे नीचे में आपको वो शेयर खरीदना चाहिए। और ये बहुत लोग, देखिए अगर यहाँ पे भी बहुत बड़ी लर्निंग है फ्रॉम माई करियर, आई शेयर विथ यू कि एन एक्सपेंसिव स्टॉक बेस्ड ऑन पी इज नॉट नेसेसरीली एक्सपेंसिव, एंड अ चीप पी स्टॉक बेस्ड ऑन पी रेशियो इज नॉट नेसेसरीली चीप। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टर्म्स में आप नहीं समझ, आपको कोई डिटर्मिनिस्टिक जजमेंट या स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए कि बिजनेस सस्ता ही महंगा है। उसका एक तरीका है, और यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वंस एंड फॉर ऑल फॉर मेनी पीपल कि ये मिस्ट्री क्या पी रेशियो की। कोई भी बिजनेस, लिस्टेड बिजनेस का फेयर वैल्यूएशन या जस्टिफाइड पी मल्टीपल क्या होना चाहिए, इसको फिगर आउट करने का भी आसान तरीका है। यहाँ पे मैं दो वाइट पेपर्स मेंशन कर देता हूँ। पहला वाइट पेपर का टाइटल है व्हाट डज द पी मल्टीपल मीन बाय माइकल मॉबसन, और सेकंड वाइट पेपर का नाम है द पी रेशियो यूजर्स मैनुअल बाय इपॉक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। अगर आप ये दो वाइट पेपर्स पढ़ लेंगे तो फिर आप कोई भी लिस्टेड स्टॉक इन एनी स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड का जस्टिफाइड या फेयर पी मल्टीपल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फेयर पी मल्टीपल या जस्टिफाइड पी मल्टीपल दो चीज़ों से सिंपली डिटरमाइन होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस। अगर आप ये दो वाइट पेपर पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जस्टिफाइड पी मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप उस जस्टिफाइड पी मल्टीपल के नीचे शेयर को खरीदोगे तो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ आपको पी री रेटिंग का भी बेनिफिट थोड़ा मिलेगा, आप ज़्यादा CAGR बनाओगे। अगर आप वो जस्टिफाइड पी मल्टीपल से ऊपर में शेयर खरीदोगे तो अर्निंग्स ग्रोथ का फायदा मिलेगा, लेकिन पी डी रेटिंग से वो ग्रोथ रेट का फायदा थोड़ा नेगेट हो जाएगा। तो ये दो वाइट पेपर्स को हर सीरियस इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको बस समराइज करना है 2 व्हाइट पेपर्स में क्या एग्जैक्टली लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट दैट जस्टिफाइड पी मल्टीपल, तो कैसे कैसे होगा वो? इट्स बेसिकली ड्रिवन बाय 2 फैक्टर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस। इसमें बेसिकली पूरा अलग-अलग डिस्काउंट रेट्स यूज़ करके उसमें पूरा एक्सेल में बहुत ईज़ी है सेंसिटिविटी एनालिसिस रन करना। आप एक बार ये जस्ट प्लग इन द नंबर्स इन एक्सेल बाय यूजिंग दीस 3 फैक्टर्स, आपको अपने आप ही दिख जाएगा जस्टिफाइड पी मल्टीपल कितना होना चाहिए। बहुत ईज़ी है, और ये 2 व्हाइट पेपर्स पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ और इंडियन मार्केट का भी आपको एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट शेयर करता हूँ। यहाँ पे बहुत यूनिक स्टॉक मार्केट क्यों है? यहाँ पे जो कंपनीज 10-12-15% अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ कर सकती हैं अगले कुछ सालों के लिए, उनको भी 10-12 पी मल्टीपल ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी अगले 2-3 साल तक 25-30% अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ प्रॉमिस कर सकती है, उसको 25-30 का पी नहीं मिलता, उसको मिलता है सीधा 70 पी मल्टीपल। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट चलता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल हो एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट तो उनको हाई पी मल्टीपल नहीं मिलेगा। बट इफ कोई सिलेक्ट ग्रुप ऑफ बिजनेसेस अगर उसके डबल ऑफ दैट ग्रोथ रेट में अगर अवेलेबल हैं तो उनको मार्केट डबल पी नहीं देता, उनको 3 गुना 4 गुना पी दे देता है। इट्स दैट इज हाउ द इंडियन मार्केट्स इन पर्टिकुलर वर्क। यहाँ पे स्कार्सिटी प्रीमियम डिमांड सप्लाई के हिसाब से पूरा वैल्यूएशन चलता है। वॉरेन बफेट का एक और प्रिंसिपल है, वो इनर स्कोर कार्ड प्रिंसिपल, राइट? तो वो एक बार एक्सप्लेन करोगे? इनर स्कोर कार्ड का बेसिकली मतलब है कि लिव योर लाइफ्स बाय योर इनर प्रिंसिपल्स, नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि भाई दूसरे लोग का ओपिनियन को अकाउंट में टेक इनटू अकाउंट, अदर पीपल्स ओपिनियंस, व्हाट दे आर गिविंग यू, द फीडबैक दे आर गिविंग यू, बट अल्टीमेटली डू व्हाट सूट्स यू एज अ पर्सन एंड व्हाट सूट्स योर पर्सनैलिटी एंड योर पर्सनल नेचर। बिकॉज देखिए, एक तो हम लोग इंडिया में भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे पीपल आर वेरी हाईली ओपिनिएटेड। इंडिया में ये मैं देखा है, लोग बहुत ओपिनिएटेड रहते हैं और बहुत ओपिनियंस देते हैं यहाँ पे आपको। लेकिन लाइक नवल रविकांत, बहुत फेमस एक इन्वेस्टर फिलोसोफर है, वो उन्होंने सिखाया है कि लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम, यू आर बॉर्न अलोन, यू विल डाई अलोन, सो यू शुड when you're living, you should live for yourself and basically do what makes you happy. Why try to make anyone else except your parents? देखिए, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और आपके स्पाउस की एक्सपेक्टेशन के अलावा आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल का let them have their expectations, बट यू डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वो करो आप, बिकॉज एक ही जिंदगी है। और जेफ बेजोस ने बहुत अमेजिंग चीज़ बताई है, वो मैंने लिखा भी जॉयज कंपाउंडिंग में, इट्स कॉल्ड द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस ने कहा कि जब उन्होंने अमेजोन स्टार्ट किया था बाय क्विटिंग हिज हाई पेइंग जॉब एट अ हेज फंड,
उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर मैं ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो आने वाला है इंटरनेट की वजह से, अगर इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बुढ़ापे में मैंने ऑन माई डेथ बेड आई जस्ट हैव दिस लास्टिंग रिग्रेट कि भाई काश मैं वो रिस्क ले लेता और काश मैं कोशिश कर लेता। मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। अमेरिका में मेरे घर में मैंने एक टू जो किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैंने अलग से रखता हूँ अपने बुक शेल्फ में। तो एक किताब है लेसन्स फ्रॉम द वाइजेस्ट अमेरिकन्स, उसमें भी उस किताब में बेसिकली 80 to 90 ईयर्स के बीच में जो ओल्ड अमेरिकन हैं उनसे बेसिकली क्या उनकी लाइफ लेसन थे उसके बारे में किताब है। तो उसमें भी जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है। मोस्ट ऑफ देम केम अप विद अ सिमिलर आंसर कि काश आई विश आई हैड थॉट लेस ऑफ व्हाट अदर्स थॉट अबाउट मी और व्हाट अदर्स वर थिंकिंग, कि काश मैं अपने खुशी लिए जीता या जीती। तो दैट वाज अगेन समथिंग व्हिच रियली वोक मी अप कि भाई एक ही जिंदगी है, लिमिटेड टाइम है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग एज पर just to prove a point to other people. Do what makes you happy. आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछते हैं वॉरेन बफेट। आई थिंक उनका ये कि वुड यू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लवर वेर एवरीवन एल्स इज थिंकिंग दैट यू आर नॉट, और वुड यू बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट लवर व्हेन एवरीवन एल्स इज थिंकिंग दैट यू आर ग्रेटेस्ट? Like you should be the first one, which is basically world's greatest lover, even if everyone else is thinking that you are not, because that is basically the inner scorecard. Like external validation नहीं चाहिए and internally only like your ये इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई करता है। मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे याद है दिसंबर 1999 में एक बहुत फेमस मैगजीन अमेरिका में, उसमें टाइटल कवर पेज पे वॉरेन बफेट की फोटो था और नीचे लिखा था व्हाट वेंट रॉन्ग वॉरेन। पीपल आर रिटन हिम ऑफ बिकॉज उन्होंने वो स्पेकुलेटिव बबल मेनिया में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पे भी इनर स्कोरकार्ड क्या था उनका कि नहीं, मैं जो सिद्धांत हैं, मेरे जो प्रिंसिपल्स है वैल्यू इन्वेस्टिंग के, मैं उन्हीं में चलूँगा, मैं ये स्पेकुलेशन में नहीं फंसने वाला हूँ, मैं अपना डिसिप्लिन रखूँगा। एंड उस समय सबसे मुश्किल है डिसिप्लिन रखना, बिकॉज इतना क्रेजीनेस चल रहा होता है बाजार में, इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे। बट ही लिव्ड एज पर इनर स्कोरकार्ड, नॉट बाय व्हाट अदर पीपल वर थिंकिंग अबाउट हिम। अब तो उनको मीडिया में भी उनको ये सब उनके बारे में ये सब आर्टिकल्स छप रहे थे, ही स्टिल डिड नॉट बॉदर, ही टुक फर्म बाय हिज प्रिंसिपल्स and he did not seek external validation. That is what makes him so great. So in your investing journey also, like it's easier for you to like let's say ignore the external validation and just focus on the key fundamentals etc. आप वो practice करते हो? कोशिश तो वही रहती है। अब देखो obviously sometimes towards the end of bull market, obviously that is the most difficult. उस समय बस मन में आती I'll give you my recent personal example. So दिसंबर 2024 के आसपास मुझे लग रहा था कि हाँ बुल मार्केट एकदम नियर द एंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया इंडियन बाजार में, और आई थिंक अब बेयर मार्केट में स्टार्ट एनी टाइम, वो विच टर्न आउट टू बी ट्रू। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रेंजी चल रहा था, आई डिड नॉट एंड कुड नॉट टेक अ कैश कॉल इन फ्यूचर। प्रॉब्ली आई मे नाउ ट्राई टू ऑल्सो टेक सम कैश कॉल, एटलीस्ट 20-30% कैश में आने में। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आई टेल यू व्हाई। मान लीजिए 30% हमने कैश कॉल लिया बिफोर द बेयर मार्केट बिगिंस, और बेयर मार्केट में मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो गिरा 20%, तो जस्ट बाय टेकिंग द 30% कैश कॉल, 30% इंटू 20%, 6% आपने अल्फा एक्स्ट्रा जनरेट ऐसे ही कर लिया द नेक्स्ट बेयर मार्केट। सब लोग बुल मार्केट में बीटा कमाते हैं, लेकिन ट्रू अल्फा बनता है बेयर मार्केट में कि कैन यू कंटेन द डाउन साइड। एंड इसलिए अगर उस समय मैं ये फ्रेंजी में कॉटअप नहीं होता, मुझे कैश कॉल लेना चाहिए था अपने फंड में इन एंड ऑफ 2024, बिकॉज जैसा मैंने वो बोला 3 स्टेज ऑफ बुल मार्केट होता है, 3 स्टेज ऑफ बेयर मार्केट होता है, और वो बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स जो चीख के बता रहे थे कि बुल मार्केट का एंड बस आने वाला। अगर आप बोलो तो मैं आपको वो तीनों स्टेज आई कैन वॉक यू थ्रू इट एज वेल। या दैट बी वेरी हेल्पफुल। मेरे को जानना है कि क्या इंडिकेटर्स है जिससे आपको पता चलता है कि अभी बेयर मार्केट आने वाला है, और कैसे डिसाइड करते हो आप ओके बुल मार्केट की क्या स्टेजेस है, बेयर मार्केट की क्या? बिफोर बेयर मार्केट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फेज 3 ऑफ अ बुल मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन बेस्ड ऑन माई स्टडी ऑफ वेरियस पास्ट मार्केट साइकिल से। हाल ही में ही बस कुछ महीने पहले ही मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अमेरिका में अपने फंड इन्वेस्टर्स के लिए, तो मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या मुझे पता चला। फेज 3 ऑफ बुल मार्केट के ताकि आपको कैसे समझ में आएगा फेज 3 में आपको। नंबर 1, QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए रिकॉर्ड ईयर होना चाहिए। 2023 भी रिकॉर्ड ईयर था, 53,000 करोड़ ऑफ QIP हुए थे। 2024 में उसका भी डबल 1 लाख से ऊपर का QIP का सेल हुआ था। QIP मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो होता है, राइट, स्टेक सेल बाय प्रोमोटर्स एंड इनसाइडर्स। अब आप बोलोगे कि 2023 में तो ऑलरेडी हो गया था ऑल टाइम हाई QIP, तो आपको कैसे पता 2024 में ही स्टेज 3 शुरू हुआ? इसको आपको 2 और चीज़ों से कंबाइन करना पड़ेगा। 2024 कैलेंडर ईयर में
द IPO वॉल्यूम एंड वैल्यू इन इंडिया वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर के शेयर बाजारों में इंडिया का IPO वैल्यू वाज द लार्जेस्ट वैल्यू एज इन अमाउंट रेज्ड थ्रू IPOs। तो ये आप कंबाइन करो, अमाउंट रेज्ड थ्रू QIP फॉर द कैलेंडर ईयर, इफ इट आल्सो coincides with the record IPO year, तब आपकी basically the red flags or the sirens should start, basically the alarm bells should start। क्यों? लेकिन अमाउंट ही तो रेस कर रहे हैं। अमाउंट इसलिए बुल मार्केट में रेस करते हैं ना मैनेजमेंट, जब रेजिंग बुल मार्केट होता है। नहीं, अभी मैं आता हूँ उसमें। अभी तो अब मैं प्रूफ कर दिया कि यूफोरिया बेसिकली इजी मार्केट कंडीशन है, यूफोरिया डिफाइन हो गया बाय कैपिटल रेजिंग। अब आपको बताता हूँ थर्ड फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब आपको पता चलेगा कि ओके स्टेज 3 में आ गए हम। अगस्त 2024 में एक SME IPO आया। ये तो दैट वाज द पोस्टर बॉय ऑफ द प्रीवियस SME बुल मार्केट। इट वाज कॉल्ड रिसोर्स ऑटोमोबाइल। ठीक है, 2 यामाहा के डीलरशिप थे दिल्ली में और शेयर मार्केट में आ गया 12 करोड़ रेस करने के लिए, जो 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। 2400 करोड़ के बिड्स आए फॉर अ डीलरशिप विद 2 डीलरशिप, इसके 2 यामाहा डीलरशिप्स थे। That is, when you basically combine record IPO year plus record QIP year with dubious quality SME getting heavily oversubscribed, a frenzy, तो फिर स्टेज 3 में आप आ गए हो। स्टेज 3 शुरू हो गया है और बुल मार्केट अब खत्म एनी टाइम हो सकता है। साथ साथ ये तो बस एक एग्जांपल दिया आपको मैंने। देयर वर सो मेनी कंपनीज। मैं और एग्जांपल देता हूँ। ओसिया हाइपर रिटेल, आई थिंक नाम था इसका। 370 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी थी, 730 करोड़ रेस करने मार्केट में आ गई। मतलब अगर आपका इक्विटी कैपिटल 100 है, अब 200 करोड़ रेस करने आ गए हो मार्केट में। यू डायल्यूटिंग योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय ऑलमोस्ट 2/3, राइट। तो ये सब व्हेन यू कंबाइन दीज टू वन सेकेंडरी स्टेक सेल प्लस प्राइमरी ऑफरिंग ऑफ SME रिसोर्स ऑटोमोबाइल, इन दोनों को कंबाइन करो विद रिकॉर्ड IPO वॉल्यूम प्लस रिकॉर्ड QIP वॉल्यूम फॉर द ईयर, वैल्यू फॉर द ईयर, आप कंबाइन करो तो आपको मुझे समझ में आ गया था कि भाई अब ये स्टेज 3 में आ गए हैं, बुल मार्केट खत्म होने वाला है। एक्चुअली में बुल मार्केट अक्टूबर 2024 में खत्म हो गया था। उसके भी आपको संकेत मिल जाएंगे। बोलिए कैसे? आपको व्हेन स्टॉक प्राइसेस स्टॉप रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू गुड अर्निंग्स, आप नोटिस करोगे अक्टूबर नवंबर 2024 में बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे अर्निंग्स जो रिपोर्ट कर रहे थे, वो भी या तो फ्लैट थे आफ्टर अर्निंग्स या गिर रहे थे आफ्टर अर्निंग्स, इन स्पाइट ऑफ डिसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट स्लो डाउन गाइड कर रहा है। तो ये भी आप कंबाइन करो। 4 इंडिकेटर को बता दिए मैंने, QIP, IPO, शेडी dubious SME IPOs getting heavily oversubscribed, प्लस स्टॉक प्राइसेस नो लॉन्गर रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू गुड अर्निंग्स। ये 4 फैक्टर कंबाइन करो। जब ये चारों साथ में हो रहे हो, कंफर्म स्टेज 3 और बुल मार्केट शुरू हो गया और बेयर मार्केट एनी टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट इनफैक्ट हो चुका है रादर, बिकॉज अब स्टार्ट इसलिए हो गया बिकॉज स्टॉक प्राइसेस हैव नॉट स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू गुड अर्निंग्स। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में। स्टेज 1 ऑफ द प्रीवियस बेयर मार्केट जो भी खत्म, मेरे हिसाब से जो 2 अप्रैल खत्म हो गया, वो स्टेज 1 शुरू उसका था जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 को। स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में देयर इज अ सडन क्रैश इन स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस। मल्टीपल स्टॉक्स क्रैश 20-30% विद इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। एंड इसमें भी अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा खासा 10-15% गिरते हैं, लेकिन जो खराब क्वालिटी के हैं वो और भी गिरते हैं, 20-30% इस 2-3 महीने में गिर जाते हैं। लास्ट ईयर ये फिनोमेना प्ले आउट हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च में। इस स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में भी बाय ऑन डिप्स की मेंटालिटी रहती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि कुछ महीने पहले ही बुल मार्केट खत्म हुआ है और प्रीवियस बुल मार्केट में भी कुछ करेक्शन बीच में आए थे, लेकिन उनको अभी भी लगता है कि ये भी बस एक टिपिकल रूटीन करेक्शन है। इसलिए बाय ऑन डिप्स की अभी भी मेंटालिटी चल रही है स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में। स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की मेंटालिटी है, लेकिन फियर नहीं है मार्केट में, सच देयर इज नॉट मच फियर। इसमें भी इसमें भी बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स फुली इन्वेस्टेड हो जाते हैं स्टेज 1 में ही ऑफ द बेयर मार्केट। आपको फुली इन्वेस्ट होना है स्टेज 3 में, उसमें हम बाद में आएंगे। स्टेज 1 बेयर मार्केट जब खत्म हुआ लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, उसके बाद अप्रैल से लेकर इस साल जनवरी तक चला स्टेज 2। स्टेज 2 ऑफ बेयर मार्केट में पूरा मार्केट हो जाता है एकदम नैरो, ग्राइंडिंग बेयर मार्केट जिसको बोलते हैं। इसमें अगेन स्टॉक प्राइसेस ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रेजुअली आस्ते से गिर रहे हैं। जो हाई क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें आता है टाइम करेक्शन, वो प्राइस करेक्शन नहीं आता, टाइम करेक्शन आता है इस फेज में। और जो खराब क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स हैं उनमें प्राइस करेक्शन चलता रहता है थ्रू आउट दिस फेज। तो स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट जनवरी, फरवरी, मार्च में भी प्राइस करेक्शन आया इन दी
बैड क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप्स, और फिर अप्रैल से जनवरी तक भी बैड क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट आती रही। इस पूरे दौरान क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में रेंज बाउंड टाइम करेक्शन चलता रहा, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, अर्निंग्स आ रही हैं अच्छी, कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं फाइनली स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसका भी वजह है कि क्यों जो इसमें भी इक्वल फॉल आता है, लाइक लास्ट ईयर का जनवरी फरवरी मार्च, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 2025 में फॉल आया था, वैसे जनवरी फरवरी मार्च 2026 में भी फॉल आया, लेकिन ये था स्टेज 3। वो क्यों? क्योंकि पहला जब स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट जब आता है, जब सडन क्रैश आता है, उसमें जो पूरा एक्सेस फ्रॉथ है वो डूबियस एसएमईज में, वो एक बार में साफ होता नहीं है, वो 20-25% गिरे 3 महीने में। बट फॉर अ बेयर मार्केट टू ट्रूली एंड इन स्टेज 3, those SME IPOs or those dubious companies in small cap, mid cap, they have to get completely decimated from the peak price. उनमें जब तक 80-85% करेक्शन नहीं आता, तब तक बेयर मार्केट खत्म नहीं होता। तो इस साल मैंने आपको थोड़ा पहले कहा था, जैसे वो IPO जैसे उस ऑटोमोबाइल जो सितंबर 2024 में आया था, उसके बाद जो 1.5 साल का बेयर मार्केट चला, बाय 31 मार्च 2026 दैट फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस वो 85% गिर चुका था। इसलिए बेयर मार्केट वो फर्स्ट फेज 1 में वो 20-25% गिरा था, लेकिन फॉर द फुल फ्रॉथ बी टेकन आउट एंड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट शेयरहोल्डर वेल्थ ऑन दोस डूबियस कंपनीज टाइम लगता है। 18 से 18 महीना, 1.5 साल 2 साल टाइम लगता है। तो इसलिए अब जाके आप बोल सकते हो कि फाइनली स्टेज 3 में आ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैसे पता कि खत्म होने वाला है? इसमें भी आपको मल्टीपल डेटा पॉइंट्स और इंडिकेटर्स कंबाइन करने पड़ते हैं। नंबर 1, severity of price damage. From September 2024 to 31st March 2026, the median fall in stock prices for companies below 3,000 crores of market cap in India was 66%. Severe price damage. We are talking about thousands of stocks falling 60%, 65% or more. ये पूरा प्राइस डिस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए फॉर अ बेयर मार्केट टू बी कंप्लीटेड। नंबर 1। नंबर 2, एक गूगल में सिंपल एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है, सिंपली सर्च गूगल सर्च ट्रेंड्स फॉर द टर्म मल्टी बैगर। मार्च 2026 के एंड तक दिस इंडिकेटर हैड फॉलन इवन बिलो कोविड लोज। तो आपको पता चल गया था कि पीपल हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द शेयर मार्केट। ये सेंटिमेंट इंडिकेटर भी कंबाइन करो विद द फर्स्ट इंडिकेटर विच इज सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्म हो रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स बिलो the 200-day moving average from the NSE और BSE 500। जब ये रेशियो बिलो 20% जाता है, हिस्ट्री में सिखाती है कि लॉन्ग टर्म बेसिकली बॉटम फॉर दिस बेयर मार्केट बन गया है। ये रेशियो बाय द वे मार्च या अप्रैल 2025 में भी बिलो 20% गया था, लेकिन क्योंकि वो फेज स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट था, इसलिए वहां से बेयर मार्केट रैली आई। वो बेयर मार्केट स्ट्रक्चरल बुल रन शुरू नहीं हुआ था, वो बेयर मार्केट रैली थी, उसके बाद जो बाउंस आई थी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अब मार्च 2026 में, नाउ दैट द फ्रॉथ हैड बीन टेकन आउट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, और अब ये इंडिकेटर वापस बिलो 20% गया है, नाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब ये बेयर मार्केट खत्म होने को आ गया। अब मैं यहाँ लमसम SIP या तो अपना SIP अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, या फिर पर्सनल कैपेसिटी में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो 3 इंडिकेटर शेयर्ड सो फार, मल्टी बैगर वाला, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स बिलो 200-day मूविंग एवरेज, एंड नंबर 1 सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज होना चाहिए। नंबर 4 था basically suddenly you'll notice people on Twitter touting the benefits and virtues of fixed income investments। मैंने देखा कुछ financial journalist end of March 2026 में they started talking about virtues of REITs, InvITs, high dividend yields investments, उनकी बात होने लगी। अभी ग्रोथ स्टॉक से बात ही नहीं हो रही है, सब लोग फिक्स्ड इनकम की बात करना शुरू कर दिए। ये चौथा था। 5वां इंडिकेटर आप जोड़ो उसमें, there has to be a bloodbath in the currency plus huge basically outflows होना चाहिए FIs का। मार्च में massive FI outflows and रुपी का हमें पता ही है क्या डेसिमेशन हुआ था till 95। तो करेंसी ऑन FI outflows रिकॉर्ड मंथली फॉल होना चाहिए रुपी में, रिकॉर्ड आउटफ्लो होना चाहिए FI का। ये कितने इंडिकेटर्स टोटल के? 5 अभी तक 5। अब छठा इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अमेरिका में CBOE बोलते हैं, इंडिया में इट्स सिंपली वॉलेटिलिटी इंडेक्स, VIX। जब भी ये 25 के ऊपर जाता है, इसका मतलब फियर में एक्सट्रीम आ गया इंडियन मार्केट में, ठीक है। और मार्च 2026 के एंड तक ये
जो विक्स का लेवल है ये 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो क्रैश आया था उसको भी एक्सिट कर गया था। तो यू आर एट ऑलमोस्ट 4 ईयर हाई ऑन द विक्स, 25 के ऊपर भी चला गया था। इसको भी आप कंबाइन करो। नंबर 7, एंटी इंडिया सेंटिमेंट। बहुत लोग ट्विटर में शुरू कर दिए सब पोस्ट करना शुरू कर दी, नैस्डैक का रिटर्न्स देखो, अमेरिका में टेक देखो, ताइवान में टेक देखो, एआई देखो, चाइना में एआई देखो, साउथ कोरिया में एआई देखो, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, शुरू कर दी। तो ये इंडिकेटर को भी आप ऐड करो फॉर स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट टू एंड। एक और इंडिकेटर बताता हूँ आपको। ट्विटर पे, व्हाट्सएप में लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाली देना शुरू कर देंगे और ब्लेम करना शुरू कर देंगे फॉर द अफेयर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी वाज डूइंग फाइन वैसे, नॉट दैट बिग, नॉट डिसेंटली वेल, बट लोग अब फ्रस्ट्रेशन में अब किसी को बोल नहीं पा रहे। मैंने सेकंड किताब में लिखा भी इसके बारे में, ये 2018-19 में भी हुआ था, तो मैंने लिखा भी इसके बारे में कि ये सब लोग शुरू कर दी करना। सेम चीज़, ह्यूमन नेचर बदलता नहीं है। मार्च 2026 में भी सेम चीज़ शुरू हो गई। लोग सरकार को गाली देना शुरू कर दी कि सरकार की वजह से सब हो रहा है, इन्होंने LTCG बढ़ा दिया, STCG बढ़ा दिया, इसलिए सब हो रहा है, और FPX को राहत दो, ये वो। एक और इंडिकेटर जोड़िए इसमें, सडनली आप देखोगे ये पास बेयर मार्केट में भी हुआ है, तो इस बेयर मार्केट में भी हुआ। कुछ प्रोमिनेंट फंड मैनेजर्स, विदाउट नेमिंग देम, दे स्टार्टेड suggesting measures for the government, or rather some of them also started pleading to government for help कि भाई आप प्लीज ये कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए। अब बेसिकली देखिए, भगवान को तो सब प्रार्थना कर ही रहे हैं, अब आप सरकार को भी प्रार्थना करो कि भाई कुछ हेल्प करो। बट अगर आप, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। अब देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने किस पे फोकस किया है? दिस इज इवन वो रिफॉर्म्स लाए इकोनॉमिक, लेकिन ये फर्मली सोशलिस्ट हैं। Be it the Ladli Bana Yojana scheme or the various subsidies given to people, 80 crore people getting free ration, they are very firmly socialist, और वो जरूरी भी है। कंट्री लाइक इंडिया वो नेसेसिटी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस सरकार ने पहले 0 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था, इन्होंने पहले 10% कर दिया, फिर वही नहीं रुके, फिर वहाँ से 10 से 12.5% कर दिया LTCG को। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% हुआ करता था, उसको बढ़ा के पहले कर दिया 15%, फर्दर बढ़ा के कर दिया 20%। जो वेरियस चार्जेस से सब जोड़ो, द इफेक्टिव टैक्स रेट इज इवन हायर, एंड इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें हम जैसे FPIs और FIS को शेयर बेचने पे टैक्स पे करना पड़ता है। कोई भी और देश में अगर इन्वेस्ट करो एज एन FPI, देयर इज नो टैक्स व्हेन यू सेलिंग एनी स्टॉक, आप टैक्स पे करते हो अपने होम कंट्री में। लेकिन हम हेज फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट होती है ऑन, व्हेन वी इन्वेस्ट इन इंडिया, हमारी परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट होती है ऑन आफ्टर टैक्स रिटर्न्स। लेकिन बाकी देश में अगर हम इन्वेस्ट करते, हमें तो वहाँ प्री टैक्स रिटर्न में अपना परफॉर्मेंस फीस मिल जाती। तो इसलिए बहुत सारे एसेट मैनेजर्स अब इंडिया को कंसिडर करते ही नहीं है, बिकॉज अंडरस्टैंड द इंसेंटिव्स एट प्ले, एंड लॉजिकल भी है। दे से कि भाई हम, बिकॉज टैक्स इज वेरी बिग हिट टू परफॉर्मेंस फीस, तो इसलिए। लेकिन मेरे केस में, क्योंकि मैं पिछले 19 साल से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हूँ इस देश के मार्केट्स को लेके, इसलिए हमारे लिए तो भाई जीना है या मरना है या इसके सिवा जाना कहाँ। तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ दिस टैक्स रेट, आई कंटिन्यू विथ माई existing fee structure in the Indian market. तो anyways, ये हो गया स्टेज 3। सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स कंबाइन कीजिए, आपका बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट डेट बेयर मार्केट एंड हुआ है, वो भी बता देता हूँ। मेरे नज़रों में ये प्रीवियस बेयर मार्केट खत्म हुआ 2 अप्रैल 2026 को। आप पूछोगे क्यों, कैसे पता चला? बिग गैप डाउन हुआ उस दिन मार्केट में, पर number of shares which were down more than 3% was couple of thousand at the beginning of the day. By the time the trading session closed for that day, most stocks had turned into the green. So basically आपको चाहिए for a वो multiple indicators के साथ आप इसको combine कीजिए, big gap down day and उसमें big reversal day होना चाहिए basically, big gap down in the morning but closes in the green. तब आपको पता चल जाएगा ओके, अब सेलिंग एग्जॉशन हो गया है, फाइनली अब सेलर्स भी थक गए हैं, अब वैल्यू हैज इमर्ज्ड। अब इस टाइम में बेसिकली आप यू कैन गो ऑल इन, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी फुली इन्वेस्टेड, यू गो ऑल इन नाउ। ठीक है, नाउ ये तो हो गया स्टेज 3। इसके बाद शुरू होता है स्टेज 1 ऑफ द बुल मार्केट, जो मुझे लगता है हम लोग अब स्टेज 1 में हैं। कैसे मुझे पता चल रहा है? एनी न्यू बुल मार्केट starts with a few consecutive weeks and months of highly positive breadth first, मतलब advanced decline ratio is significantly positive। एंड इसमें मार्क मैंने भी नहीं, जिन्होंने किताब लिखी है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड, उसमें उन्होंने एक टर्म कोट किया स्टेज 1 के लिए, इट्स कॉल्ड लॉकआउट रैली। लॉकआउट रैली मतलब इस स्टेज 1 जो बेयर मार्केट में होता है, सबसे मैक्सिमम गेन, सबसे तेज शार्प अपसाइड इसी फेज में आता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ बर्स्ट ऑफ अपसाइड कमिंग फ्रॉम वेरी लो डिप्रेस्ड लेवल्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस,
एंड इस स्टेज में डिसबिलीव इज मैक्सिमम। आपको याद होगा स्टेज वन ऑफ बुल मार्केट, स्टेज वन ऑफ बेयर मार्केट में बायोटिक्स में अंडरवैल्यूड थी, क्योंकि हाल ही में बुल मार्केट खत्म हुआ था, तो अभी भी फियर था नहीं। इस स्टेज में स्टेज वन ऑफ बुल मार्केट जो चल रहा है अभी ज्यादातर लोग अभी डिसबिलीव में। अब ट्विटर में भी देखिए आधे लोग बोल रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा, सीज फायर तो बस हुआ है, वॉर खत्म तो हुआ नहीं है, तेल के दाम वापस बढ़ रहे हैं, स्टॉक कैसे बढ़ रहे हैं। इस स्टेज में डिसबिलीव रहेगा मैक्सिमम, और फियर नहीं रहेगा बट डिसबिलीव रहेगा, लोग समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। और जो लोग स्टेज 3 के एंड में फुली इन्वेस्टेड हो गए थे, वो बेसिकली सबसे मैक्सिमम गेन्स रीप करते हैं स्टेज 1 ऑफ द बुल मार्केट में। और इसमें बेसिकली फर्स्ट और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज है फेज 1 ऑफ बुल मार्केट में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बेयर मार्केट द स्टॉक्स व्हिच वर शोइंग द हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब खराब बाजार में भी जो स्टॉक्स होल्डिंग अप वेल और फॉलिंग लेस, उनको बोलते हैं स्टॉक्स विद हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्योंकि वो शेयर गिरे कम थे बेयर मार्केट में, तो इसलिए ये जो स्टेज 1 ऑफ बुल मार्केट जो शुरू हुआ है, इसमें मान लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स मान लो 15% का बढ़ा है। तो इस स्टेज में क्या होता है, सबसे बीटन डाउन स्टॉक्स जो हुए हैं प्रीवियस बेयर मार्केट के, वो सबसे हार्डेस्ट रैली, सबसे शार्प रैली उनमें आती है। पिछले 2 हफ्ते में देखिए कौन कौन से शेयर सबसे ज्यादा बढ़े हैं। रिलायंस पावर, जयप्रकाश पावर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एंड गलान इस्पात, ये सब स्टॉक्स 50-60% बढ़ गए हैं 2 हफ्ते में। एसएमई स्टॉक्स बहुत सारे 40-50% बढ़ गए हैं आफ्टर फॉलिंग 80-90%। सबसे बीटन डाउन स्टॉक्स जो हैं वो सबसे तेज बढ़ते हैं, और जो स्टॉक्स स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, दे राइज ब्रॉडली इन लाइन विद दी इंडाइसेस। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स अगर 15% बढ़ा तो वो भी 14-15% वो भी इतने ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो गिरे ही कम थे प्रीवियस बेयर मार्केट के एंड में। तो ये हो गया स्टेज 1 जो भी चल रहा है। अब देखिए स्टेज 2 का बात करते हैं, सबसे एक्साइटिंग स्टेज फॉर इन्वेस्टर्स। स्टेज 2 ऑफ एनी बुल मार्केट सबसे लंबा चलता है। इसमें बेसिकली अ ट्रू बुल मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्टोरल रोटेशन। देखिए हर नए बुल मार्केट का एक नया सेक्टोरल लीडर आता है, ठीक है। नोटिस कीजिए मैंने कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे, नया। एनी बुल मार्केट लीडर हैज टू नेसेसरली कम फ्रॉम समथिंग न्यू। प्रीवियस बुल मार्केट लीडर्स जनरली नए बुल मार्केट को लीड नहीं करते हैं, हर बुल मार्केट में कुछ नया कोई सेक्टर एमर्ज होता है। जैसे हमें लगता है कि इस जो बुल मार्केट अब स्टेज 2 में जब जाएगा, मैंने कहा आपको सेक्टर रोटेशन, राइट। उसमें क्या होता है, एक बार वो स्टेज 1 में नए सेक्टोरल लीडर्स एस्टैब्लिश हो जाए, वो 2-3 सेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाए, फिर ये बेसिकली स्टेज 2 में सेक्टर रोटेशन होता है। ये तीनों लीडिंग सेक्टर्स, 3-4 सेक्टर्स एक साथ नहीं बढ़ते हैं। कुछ महीनों के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में रैली आएगी, फिर वो रेस्ट लेगी, दूसरे सेक्टर को बेटन पास ऑन करेगी, वो सेक्टर फिर बढ़ेगा। उसके बाद वो सेक्टर तीसरे बुल मार्केट सेक्टर को हैंड ओवर करेगा बेटन, वो फिर बढ़ेगा। ये सब एक साथ नहीं बढ़ते हैं, बेसिकली रोटेशन चलता रहता है। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप रखे हैं विथ एक्सपोजर टू मल्टीपल टेल विंड्स एंड बुल मार्केट सेक्टर्स, तो फिर यू रेजिस्ट फोमो। क्योंकि मान लीजिए 1/3 पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, बाकी 2/3 पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, या मान लीजिए 2/3 पोर्टफोलियो रेस्ट कर रहा है, 1/3 पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ये सेक्टर रोटेशन चलता है स्टेज 2 ऑफ बुल मार्केट में, ये सबसे लंबा चलता है। दिस इज व्हेन सिलेक्टिव बुल मार्केट बोलते हैं हम। मैक्सिमम अल्फा इस स्टेज में जनरेट होता है, वेल्थ क्रिएट इस स्टेज में होता है। ये होता है एक्टिव स्टॉक पिकर्स के लिए बेस्ट फेज। स्टेज 1 में तो घोड़े सब भागते हैं, राइट। स्टेज 2 में बेसिकली डिफरेंशिएट, इसमें सबसे एक्साइटिंग फेज है, जो जब स्टार्ट होगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मार्केट वापस नैरो होनी शुरू हो जाएगी। स्टेज 1 में तो बस ब्रॉड बेस रैली भी चल रही है, लॉकआउट रैली चल रही है, सब बढ़ेंगे अभी। फिर ये नैरो जैसे हो जाएगी, तब स्टेज 2 शुरू होगा। सबसे एक्साइटिंग फेज वो है। हमें लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए नया सेक्टर से बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है। और इसका हर चीज़ का कैटलिस्ट होता है। देखिए एरोस्पेस के बारे में आप हर जगह पढ़ रहे होंगे आजकल की, एयरबस, बोइंग, अभी इंडिया में फाइनली दे आर स्टार्टिंग टू आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग। एरोस्पेस कैन बी ए वेरी बिग थीम। इंडिया ने पिछले 1 साल में मल्टीपल कंट्रीज के साथ FTA साइन किए हैं। पहले बिफोर दिस ये केस नहीं था। इंडिया को हमेशा बोला जाता है तो ट्रेड डील करता ही नहीं है, बट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो और इंडिया का हिस्ट्री देखो, इंडिया ऑलवेज सेल्फ करेक्ट्स, ऑटो करेक्ट्स आफ्टर एवरी क्राइसिस। एक क्राइसिस जरूरी है। लास्ट ईयर क्राइसिस क्या था? डोनाल्ड ट्रम्प के 50% टैरिफ, राइट। उसके पहले क्राइसिस था नहीं इंडिया में। जैसे ही उसने 25% ट्रेड टैरिफ प्लस 25% पिन टैरिफ लगा दिया, एफेक्टिवली इंडिया से एक्सपोर्ट्स होना, ट्रेड एम्बार्गो लग गया, एक्सपोर्ट होना बंद हो गए, डॉलर्स होने बंद हो गए, रुपी डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया। अब सरकार फाइनली जाग गया, केम इनटू एक्शन, दे गॉट जोल्टेड इनटू एक्शन फाइनली। वो जरूरी, इंडिया में जैसे ऐसे काम होता है। उसके बाद सरकार लग गई FTA साइन करने में। अब मैंने को कहा था न्यू, राइट, दिस इज न्यू फॉर इंडिया। यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, US के साथ भी बड़ा ट्रेड डील, UK के साथ ट्रेड डील, ओमान के साथ ट्रेड डील, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील, मल्टीपल देशों के साथ ट्रेड डील शुरू हो गई। अब आपको ये समझना है, ओके ट्रेड डील हो गई है, क्या एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं एट स्केल, एंड वेयर डू वी हैव एन एज।
सो प्रेसिजन इंजीनियरिंग, ये बहुत सिंपल टर्म्स, बेसिकली हाईली स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, ये भी हमें लगता है इस बुल मार्केट में एक सेक्टोरल लीडर बन सकता है। एनी सेक्टर जहाँ पे कोई भी हाई लेवल ऑफ प्रेसिजन चाहिए या हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जहाँ पे वहाँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेड डील्स व्हिच हैव जस्ट गॉट कंक्लूडेड, exports from this particular sector along with aerospace I think will do very very well. एक और थर्ड सेक्टर में जो अच्छा लग रहा है ऑटो एंसिलरीज, बट ओनली दोज। देखिए ऑटो एंसिलरी का खूबी ये है, ऑटो इंडस्ट्री का खूबी ये है, अगर आप ऑटो बना सकते हो, ऑटो एंसिलरी बना सकते हो ना, यू कैन बेसिकली पिवट इनटू मेकिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस एंसिलरीज आल्सो। आप उनके लिए भी पार्ट बना सकते हो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ यू गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटो, by definition you can also be good in manufacturing aerospace and defense parts. कुछ कंपनीज है इंडिया में जो अब उनका पहले ऑटो से ज़्यादा रेवेन्यू आता था, बट हाल ही कुछ क्वार्टर में आप ऑब्जर्व करोगे उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था रिसेंटली अबाउट व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ दिस बुल मार्केट। यू कैन लुक एट ऑटो एंसिलरीज जिनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज आ रहा है, जिसमें बहुत बड़ा, बिकॉज इसमें क्या होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होने वाला है, और आपको रेवेन्यू ग्रोथ विद मार्जिन एक्सपेंशन मिल जाए तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ विल ग्रो फास्टर, मच मोर फास्टर देन रेवेन्यू ग्रोथ। और वहाँ पे वैल्यूएशन रीरेटिंग की वजह से आपको मल्टीपैगर रिटर्न भी मिल जाते हैं बुल मार्केट में। बुल मार्केट्स लव ग्रोथ, बेयर मार्केट्स लव बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बुल मार्केट्स लव ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। लेकिन अगेन अगर पब्लिक फंड मैनेजर, आपको बुल मार्केट में कैरी अवे नहीं होना है, आपको बुल मार्केट में भी वो फोकस रखना है ऑन बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। आप कम रिटर्न बनाओगे देन अदर्स ओके, बट आप नेक्स्ट बेयर मार्केट फ्यूचर में जब आएगा उसको सर्वाइव कर लोगे, बिकॉज हर स्टेज वन ऑफ बेयर मार्केट में क्वालिटी जंक दोनों गिरते हैं, लेकिन जंक स्टॉक्स लाई लो फॉर मेनी इयर्स, लेकिन क्वालिटी रिकवर करके स्टेज टू में रिकवर शुरू हो जाती, थोड़ी रिकवर करती है और स्टेज 3 में कम गिरती है। दिस इज हाउ यू प्रिजर्व कैपिटल ओवर अ फुल लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करियर। तो स्टेज 2 ऑफ बुल मार्केट आपको क्या लगता है कब आएगा इंडिया में? अभी आप बोल रहे हो स्टेज 1 शुरू हो क्योंकि जाएगा, अभी सब कुछ बढ़ रहा है ना, अभी जैसे ही वो मार्केट ब्रेथ नैरो होना शुरू हो जाएगा वापस, और ये बेसिकली जो लोअर क्वालिटी स्टॉक्स में जब राइज जब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी फॉर मेनी वीक्स इन अ रो, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट नैरो हो गया है। दैट इज व्हेन एक्टिव स्टॉक पिकर्स शाइन इन द स्टेज 2 ऑफ द बुल मार्केट। एंड कब लगता है आपको, आपके हिसाब से कब होगा ये? मार्केट बता देगा आपको, इसमें आप टाइम नहीं कर सकते ना, इसमें आप इतने प्रिसाइज टाइम नहीं कर सकते। मैंने आपको इंडिकेटर सारे बता दिए हैं। व्हेन यू आर हाईली एक्टिव एंगेज्ड इन्वेस्टर वाचिंग प्राइसेस एंड मूवमेंट्स एवरी डे, आपको सेंस लग जाता है। प्लस आप इतने सारे तजुर्बेकार इन्वेस्टर से बातचीत भी करते हो, प्लस आपको एक सेंस लग जाता है कि ओके वी आर बेसिकली नाउ इन स्टेज 2, बिकॉज द इजी मनी बेसिकली हैज बीन मेड। बोलते हैं ना, जो स्टेज 1 ऑफ बुल मार्केट में इजी मनी इज मेड, बेसिकली इजी मनी बन जाता है जल्दी। स्टेज 2 में इट्स टफर, but that is when you get the maximum intellectual satisfaction as a growth investor in India. So one of the key things which happened Stage 2, हाँ स्टेज 2 में। तो अभी मुझे ये जानना है कि जैसे 2003 to 7 का रैली हुआ था, या तो जो पहले के रैलीज हुए थे तब क्या हुआ था? सेम चीज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, राइट, एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। वो 2003 to 7 का बुल रन देखो, सेम चीज स्टेज 2 में ये सारे चारों सेक्टर्स एक साथ नहीं बढ़ते थे। इनके इन सब सेक्टर, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर डीएलएफ था, यूनिटेक था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो थे उनके साथ साथ नहीं बढ़ते थे। बेसिकली एक सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स तेजी से, फिर रेस्ट ले रहे हैं। उसका रियल एस्टेट की स्टॉक्स कुछ महीनों के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज रिटेल में पैंटलून अदर कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं, फिर रेस्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली सेक्टोरल रोटेशन स्टेज 2 में चलता रहता है। बेसिकली अगर आपके सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका बहुत सारे हमें से बहुत सारे लोग मनी कंट्रोल ऐप यूज करते हैं, इसमें पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं डेली बेसिस, राइट। अगर फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स इन अ रो आपके सारे शेयर्स फ्रॉम अक्रॉस 5-6 डिफरेंट सेक्टर्स अगर हर दिन 5-6% बढ़ रहे हैं, आप समझ जाओ स्टेज 3 में हो, बस बेयर मार्केट अब शुरू होने वाला है। बिकॉज रोरिंग बुल रन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैपेंस ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ बुल मार्केट। आप चाहोगे, आपको बल्कि अब चाहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, बिकॉज अगर वो ऐसा हो गया मतलब बुल मार्केट अब खत्म होने वाला है, तब सबसे ज्यादा खतरा है। Very, very interesting, very detailed. Let's spend some time on stock thesis also. And 2-3 stocks के नाम मैं लेता हूँ and मेरे को जानना है आपने क्यों इन्वेस्ट किया इनमें and what was your main underlying thesis. तो सबसे पहला राजरत्न ग्लोबल. What does this company do and what was your main investing thesis when you invested in this? This was my career's first ever 20 bagger. And देखो कुशल, बड़े मल्टी बैगर्स always come after a bear market, क्योंकि बुल मार्केट में तो फेयर वैल्यूएशन या फुल वैल्यूएशन में आप खरीदते हो, बट a necessary ingredient for a multi bagger is valuation re-rating होनी चाहिए। जैसे इस केस में राजरत्न ग्लोबल वायर जब मैंने लिया था जून 2020 में, तब ट्रेलिंग पी मल्टीपल था इसका 5। दैट टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, लो ट्रेलिंग पी मल्टीपल ऑन डिप्रेस्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। नॉर्मली जब डिप्रेस्ड अर्निंग्स होती हैं ट्रेलिंग बेसिस पे, तब तो पी रेशियो हाई दिखना चाहिए। यहाँ तो
you're getting the best of both worlds, a low trailing PE and low depressed earnings base पे. डिप्रेस्ड अर्निंग्स होती है तो पी हाई होना चाहिए यूजुअली, ratio क्या हुआ? क्योंकि मार्केट प्राइस पर से अपन अर्निंग्स पर है, तो अर्निंग्स अगर कम है तो पी हाई होना चाहिए. करेक्ट. यहाँ पे आपको बेसिकली डिप्रेस्ड अर्निंग्स पे लो पी मिल रहा है, तो इट वाज एन एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन. और 2018 में वो IL&FS क्राइसिस, NBFC बैंकिंग क्राइसिस जो हुआ था इंडिया में, उसके शैडो बैंकिंग क्राइसिस, NBFC क्राइसिस, उसके बाद इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी स्लो डाउन आ गया था 2018-19 में. और क्योंकि ये पूरा सेक्टर आउट ऑफ फेवर था, इन्वेस्टर्स अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक वाज वेरी लो. तो लोग तो ऑटो OEMs को नहीं देख रहे थे, वो माइक्रो कैप ऑटो ऑनस्लिड कौन देखेगा. तो कंप्लीटली निगलेक्टेड कंपनी. बट एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन ये लोग उस समय कंप्लीट कर लिए थे पिछले 2 साल में. तो आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा था कि कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है, इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं, और 2 साल का 2 साल का ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री डाउन साइकिल खत्म हो चुका है. इट्स अ रीजनेबल बेट कि अगर इसका बैलेंस शीट रीजनेबली डिसेंट है. देखिए, जब आप ये सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट करते हो एट द बॉटम ऑफ एन इंडस्ट्री डाउन साइकिल, आपको बस 2 चीज़ चेक करनी है. चेक द डेट ऑन द बैलेंस शीट कि रीजनेबल डेट है कि नहीं. दूसरा चेक करो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिसेंट है कि नहीं टू सर्विस द डेट. क्योंकि अगर डाउन साइकिल, आपको ऐसे ये विश्वास होना चाहिए कि अगर डाउन साइकिल लंबा भी चला तब भी कंपनी कंफर्टेबली अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अपना डेट तो सर्विस कर लेगी, बैंकरप्ट नहीं होगी, सर्वाइव कर लेगी. एक बार वो बेसिक हाइजीन चेक हो गया, अब फिर ये चेक करो कि क्या ये कंपनी मार्केट लीडर है, सेक्टर लीडर है क्या. राजरत्न ग्लोबल वायर मेक्स अ क्रिटिकल इनपुट फॉर टायर मेकिंग कॉल्ड बीड वायर. इन सिंपल टर्म्स, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है फॉर मेकिंग एनी टायर, बट इट्स जस्ट 2-3% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टायर. तो इसका इंडिया में तो लीडरशिप आई थिंक 70% मार्केट शेयर था, ग्लोबली भी अच्छा खासा मार्केट शेयर था, कैपेसिटी एक्सपेंशन इन प्लेस थी. इट वाज अ रीजनेबल बेट टू टेक कि भाई चलो उसमें 3% एलोकेशन के साथ इसको एलोकेट कर दो, और लेट्स वेट कि क्या पता स्टार्स अलाइन ओवर द नेक्स्ट 2 years. अगर 1 साल भी ऑटो ऑब्स्टेकल आ गया तो ये अच्छा रिटर्न बन जाएगा. बट ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट में तो पता था नहीं कि 20 गुना बढ़ जाएगा, अदरवाइज मैं 10% एलोकेशन डालता. तो इसलिए यू बेसिकली हैव टू टेक अ अप्रोच ऑफ अ वेंचर कैपिटलिस्ट. यू स्प्रेड योर बेट्स. अगर आप मान लीजिए 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 ऐसे हाई पे ऑफ असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड बेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. बाकी भी इसमें थोड़ा सेफ कंपाउंडिंग स्टोरीज में लगा दो. लेकिन यू हैव टू बेसिकली टेक अ स्टार्टर एलोकेशन डिसेंट, ताकि कुछ मीनिंगफुल डिफरेंस हो टू योर एवेंचुअल नेटवर्थ. तो ये 20 गुना ओवर द नेक्स्ट 2 years एज इन ऑटो साइकिल रिवाइव्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेल्स. तो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइवल शुरू हो गया और ये कंपनी 20 गुना बढ़ गई फ्रॉम माय परचेज प्राइस. दिस वाज द फर्स्ट एवर 20 bagger इन माय लाइफ. तो बहुत ही मतलब इसमें अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ. दैट कैपिटल इन टर्न बेसिकली दिस बेयर मार्केट के बाद अगर आपके पास एक 20-30 bagger अगर आ गया, even after paying the taxes, you're still left with a good amount, and then you can further invest that to continue your compounding journey. Is this your best investment monetarily? नहीं, monetarily I would say HEG, इसके बारे में मैंने जॉर्जिया कंपाउंडिंग में केस स्टडी लिखी हुई है. I think that was the biggest one money wise, because उसमें मैंने 30% like I mentioned to you कि दिसंबर 2017 तक I used to invest in deep cyclicals, commodities, illiquid micro caps. तो ये HEG वो मैंने 30% मैंने एलोकेशन किया था 2017 में. दैट रियली, प्लस बाद में एवरेज अप भी किया था, तो उसमें काफ़ी बड़ा एलोकेशन हुआ था. तो आई थिंक एलोकेशन इज अ टॉपिक हम इन्वेस्टर्स कम डिस्कस करते हैं. बट वंस योर पोर्टफोलियो रीचेज अ सर्टेन साइज, 10-20 करोड़ अगर आप वो क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आपको फाइनली यू फाइनली स्टार्ट टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एलोकेशन इन इन्वेस्टिंग. तब तक हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टर फ्रेंड्स क्या बात करते हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कोई एलोकेशन की बात करता ही नहीं है, राइट. लेकिन वंस यू मेक इट बिग एज एन इन्वेस्टर, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि एलोकेशन का ट्रू इंपॉर्टेंस क्या है. दैट इज एक्चुअली दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, राइट, ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन एज एन इन्वेस्टर, राइट. अभी सीखते रहोगे एज योर पोर्टफोलियो साइज, लाइफ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन इवॉल्व्स, वैसे एवरग्रीन पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग इज एन एवरग्रीन टॉपिक अमंग अस इन्वेस्टर्स. तो HEG में आपने कितना रिटर्न्स कमाया था? उसमें 270% कमाया था मैंने. तो विद 30% एलोकेशन, दैट इज अगेन एलोकेशन का पूरा गेम था. एक जगह लगा राजरत्न में 3% एलोकेशन, एक जगह लगा 30% एलोकेशन, तो इसलिए. एंड एक और स्टॉक आई थिंक आपने लिया था, आरती फार्मा लैब्स. तो इसका क्या स्टोरी है एंड इसमें आपने क्यों इन्वेस्ट किया था? सो आरती फार्मा लैब्स अगेन हमने स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड में इसमें इन्वेस्ट किया था मार्च 2023 में. ये था एक डी मर्जर. तो मैं समझा देता हूँ डी मर्जर क्या होता है आपके ऑडियंस के लिए. बहुत क्योंकि इस एरिया में बहुत अच्छा अल्फा जनरेट होता है. डी मर्जर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सिचुएशंस. सो स्पेशल सिचुएशन का मतलब नॉट योर नॉर्मल
स्टॉक इन्वेस्टिंग, इसमें ये बहुत बेसिकली इट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग विद अ कैटलिस्ट, दैट इज व्हाट स्पेशल सिचुएशन इज। इसमें कोई वैल्यू अनलॉकिंग कैटलिस्ट होता है, इसमें भी मर्जर आर्बिट्राज होता है, स्पिन ऑफ होता है, प्रोमोटर मैनेजमेंट चेंज होता है। फिलहाल हम डीमर्जर की बात करते हैं। आरती फार्मा लैब्स वाज स्पन आउट और डीमर्ज्ड फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज तो ज़्यादातर लोगों को पता है, इट्स अ मिड कैप केमिकल कंपनी, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज में था इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, म्यूचुअल फंड ओनरशिप एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। अब अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आपके एक फिक्स्ड मैंडेट होता है, फिक्स्ड रूल्स होता है कि आप कौन से टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक मिड कैप फंड हो जो आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए हो, यू आर नॉट अलाउड बाय योर ऑर्गेनाइजेशनल मैंडेट कि आप स्मॉल कैप स्टॉक होल्ड ही नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी तरीके से आए हाथ में तो आपको वो नेसेसरीली कोई भी दाम में डिस्पोज करके एग्जिट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर आप एक फार्मा फंड हो और अगर आप एक केमिकल फंड हो जो आप आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए हो, और अगर आपको एक फार्मा स्टॉक मिल जाए, अगेन बिकॉज ऑफ योर रिजिड इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, आप वो फार्मा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते हो। आरती फार्मा लैब्स के केस में यहाँ पे सोने पे सुहागा क्या हो गया, एक तो स्मॉल कैप कंपनी है और फार्मा कंपनी है, और कहाँ से डीमर्ज होकर निकली है, फ्रॉम अ मिड कैप केमिकल कंपनी। जैसे ही आरती फार्मा लैब्स डीमर्जर के बाद लिस्ट हुई, ये मिड कैप फंड्स जो आरती इंडस्ट्रीज होल्ड करते थे उनको मिला शेयर आरती फार्मा लैब्स का, उनको कंपलसरी बेचना पड़ा, फोर्स सेलिंग हुआ। जो केमिकल फंड्स थे जिनको ये फार्मा स्टॉक मिला, उनको भी कंपलसरी बेचना पड़ा। ये फोर्स सेलिंग एलिमेंट जो आता है डीमर्जर की लिस्टिंग के बाद, उसकी वजह से आपको बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आफ्टर लिस्टिंग आरती फार्मा लैब्स का शेयर गिरा 40-50% इन जस्ट 10 days टाइम, एंड बहुत ही सस्ते भाव में शेयर आ गया था। वहाँ पे हमने इसको अपना लार्जेस्ट पोजीशन बनाया अपने इंडिया फंड में। वहाँ से अगले 2.5 साल में इस कंपनी ने 200% प्लस रिटर्न हमें हमारे फंड में दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा। और इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अच्छा वैल्यू इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। देखिए, गिरा सबको दिख रहा था, ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये अच्छा वैल्यू बैठे कि नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि इन्वेस्टिंग इज अ नेगेटिव आर्ट, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। तो जब भी मैं कोई स्टॉक परचेस करता हूँ, मैं 3-4 सवाल पूछता हूँ अपने आप से। उनमें से एक सवाल ये है कि व्हाट इज दिस स्टॉक नॉट वर्थ वर्सेस व्हाट इज इट गोइंग टू बी वर्थ इन द फ्यूचर। आरती फार्मा लैब्स जो एक स्पेशलाइज्ड हाई मार्जिन एपीआई बिजनेस था, वो ट्रेलिंग पी मल्टीपल ऑफ 13 टाइम्स में आ गया था इस फोर्स सेलिंग की वजह से। और आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, इनकी और एक लिस्टेड कंपनी थी मार्केट में उस समय, आरती ड्रग्स, जो कमोडिटाइज्ड लो मार्जिन बल्क ड्रग्स बनाती है। वो चल रही थी 25-30 के पी में। ऐसा कैसे हो सकता है कुछ कि एक मच मोर सुपीरियर हाई मार्जिन बिजनेस is trading at less than half the valuation of an inferior commodity low margin business. So I knew what the stock could not be worth. I thought कि कुछ नहीं तो कम से कम जो लो मार्जिन कमोडिटी का जो लिस्टेड कंपनी है आरती ग्रुप का, आरती ड्रग्स, कम से कम उतना वैल्यूएशन तो मिलेगा एट वेरी मिनिमम। दैट इज वेयर आई गॉट द कन्विक्शन टू बेट बिग ऑन इट, एंड अगेन इसलिए इतना अच्छा रिटर्न एट अ फंड लेवल अच्छा बन गया वो द नेक्स्ट 2.5 years. And what about Vedant Fashion Limited, Manyavar? मान्यवर में मैंने पर्सनल कैपेसिटी बहुत साल पहले इन्वेस्ट किया था, बट दैट स्टॉक इज डाउन 70% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वो तो पर्सनल कैपेसिटी में जब करता था तब इन्वेस्ट किया था। फंड में इसमें बस कपल ऑफ मंथ्स होल्ड करके हमने 2022 में एंड में विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग द फंड खरीदा था शुरू में, फिर बेच दिया था। बिकॉज रिटेल बिजनेस में एक सिंगल मेट्रिक को आप बस देखो हमेशा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG। मान्यवर में इट्स कॉम्पिटिटर्स वर हैविंग हाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और इसका नेगेटिव जब मैंने लिया था फंड में स्टार्ट करने के बाद फंड को, उसके फर्स्ट क्वार्टर में इसमें नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ गया, इजी एग्जिट सिग्नल। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, इट्स कॉल्ड अ प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम मतलब आप इमेजिन करो कि आपने स्टॉक ले लिया है, और ये फिर इमेजिन करो कि भाई 1 साल बाद आपको ये स्टॉक लॉस में बेचना पड़ा। देन यू स्टार्ट थिंकिंग टू योरसेल्फ, ऐसा क्यों हो, ऐसा कैसे हो सकता है, या क्या हुआ होगा फ्यूचर में कि मुझे ये स्टॉक को लॉस में बेचना पड़ा। तो इनकी बेसिकली इट हेल्प्स यू हैव योर एग्जिट क्राइटेरिया इन प्लेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपको शुरू में समझ में आ जाता है कि अगर ये ऐसी चीज़ हुई तो मेरे लिए क्लियर ईजी एग्जिट है फ्यूचर में। तो आप इसको बोलते हैं प्री मॉर्टम। कोई भी स्टॉक जब खरीदो या खरीदने से पहले ऑलरेडी लिख के राइट इट डाउन कि अगर ऐसा कुछ हुआ डेवलपमेंट फ्यूचर में, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके हो, या वैल्यूएशन लेवल को लेके हो, या कोई और बिजनेस डेवलपमेंट को लेके हो, अगर ऐसी चीज़ होती जैसे ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन कुछ हो गया क्या फ्यूचर में, कोई ऐप रिस्क या टेक्नोलॉजी का रिस्क तो नहीं आ गया, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नहीं हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फुल लिस्ट कि अगर इनमें से कुछ हुआ
तो आई विल टेक एन एग्जिट। ये प्री मॉर्टम आप कर लो पहले से ही, आपको आपका एग्जिट डिस्पैशनेट हो जाता है और आसान हो जाता है। आई थिंक रिटेल बिजनेसेस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक मेट्रिक है ना। आई थिंक रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी काफ़ी मेजर करते हैं, राइट? लाइक कितना रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हो रहा है वो स्टोर का, हाँ। एंड दैट इज ऑल्सो लाइक अ रेलेवेंट मेट्रिक। दैट्स ऑल्सो रिटेल मेट्रिक, या बट True. मेनली आई लुक एट सेम स्टोर सेल, सबसे इजी, सबसे प्रोमिनेंट मेट्रिक वही है। एंड इसमें एक और कंपनी जो है, जो आपको लगता है कि आपने मतलब होल्ड किया एंड दैट गिव यू लाइक वेरी वेरी गुड रिटर्न, लाइक समथिंग व्हिच रियली आउट परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, व्हिच वन वुड दैट बी अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट वी तो डिस्कस्ड? स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग करियर में बोलूंगा बहुत सारे थे। आयशर मोटर्स था, मुझे याद है दिसंबर 2013 में। फिर एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, पहले भारत फाइनेंस, वो बाद में उसका नाम पड़ गया भारत फाइनेंशियल, उसमें भी अच्छे पैसे बने थे। दोज वर इनिशियल डेज इन द मार्केट। सीसीएल प्रोडक्ट्स वाज वन मोर। तो मुझे ये तीनों का नाम तो आज तक याद ही हैं, तो आपको हमेशा याद रहते हैं। प्लस अतुल ऑटो वाज आल्सो बिग विनर इन द इनिशियल डेज। बेसिकली वैल्यू पिकर में वो बेसिकली हम लोग जब करते हैं बहुत सारे नॉविस इन्वेस्टर्स, तब उस समय ये ऑलवेज लुकिंग फॉर स्टॉक आइडियाज, राइट? मुझे अभी भी याद है 2013 में जब स्टार्ट किया था, तो अच्छे से पैसा डालना, तब बस सिंपली बोरोड कन्विक्शन पे फ्रॉम वैल्यू पिकर, ऑल द स्टॉलवर्ड्स ऑन वैल्यू पिकर। वो बहुत माइल्ड स्टॉक पिकर्स थे वहाँ पे उस समय, आपको याद, बहुत सारे नाम हमें पता भी हैं। तो वो जो स्टॉक्स में बुलिश थे, हम सिंपली उन पे इन्वेस्ट कर लेता था, वो स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे बढ़ जाते थे। तो अजंता फार्मा, मयूर यूनिकोटर, एस्ट्रल पॉली, अतुल ऑटो, सब अच्छे फॉन्ड मेमोरीज हैं। जब आप बहुत सालों पहले की बात है, बट ये फॉन्ड मेमोरीज हमेशा जिंदगी भर रहते हैं हमारे पास। एंड एनी स्पेसिफिक स्टॉक व्हिच यू फेल्ट कि यार ये नहीं लेना चाहिए था, या तो वो लेने के बाद पूरा लाइक 100% वाइप आउट हो गया? ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं जस्ट मेंशन इन द स्टार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, एवरॉन एजुकेशन 50% गिरा, और मुझे लगा तो आधा दाम हो गया, सस्ता हो गया है, और वहाँ से 90% और गिर गया। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है। प्लस जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग में एक चैप्टर है कॉल्ड द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, जिसमें मैंने अपने अलग अलग तरह के मिस्टेक्स सब शेयर किए हैं। एक स्टॉक मुझे अभी भी याद है, एक कंपनी थी कैपिटल ट्रस्ट, एक एनवी ईगो सेक्शन है उस चैप्टर में। उसमें मैंने लिखा है कि कैसे, क्योंकि मेरा दोस्त उसमें खूब पैसा बना रहा था, तो मैंने जस्ट टू प्रूव पॉइंट, मैंने वो स्टॉक ले लिया, फिर वहाँ से वो स्टॉक डूब गया। तो अगेन ये सब जो बिहेवियरल बायसेस हैं वो अवॉइड करो। मतलब मैंने बहुत सारी गलतियाँ, स्टूपिड मिस्टेक्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स टाइप मिस्टेक्स, बहुत सारी वो गलतियाँ की पास में, सारे जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग की वो चैप्टर में शेयर की हैं। मैं चाहता हूँ जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो न्यूबीज हैं, वो सेम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करना, जब जानते दूसरा बंदा वो गलती कर चुका है, क्यों रिपीट करना। और all investors make mistakes, but the great investors repeat old mistakes less often. ये खूबी है great investor। आपको great बनना है, आपको this is what differentiates good from great investors। same गलती repeat नहीं करनी। इसलिए जर्नल इतना पावरफुल है, क्योंकि मैं जर्नल में अपनी सारी चीज़ लिखता हूँ हर दिन। तो इसलिए और मैं जब स्टॉक खरीदता तब भी लिखता हूँ कि भाई मैं किस सोच के साथ खरीद रहा हूँ। बाद में जब वो स्टॉक लॉस में बेचता हूँ, तब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ कि भाई मैंने सोचा नहीं था उस समय स्टार्ट में। This self-reflection बहुत necessary to grow, and investing is all about growth। आपने जर्नल 2014 में $10 में ली थी, आप बोलते हो बेस्ट बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जिंदगी की। एब्सोल्युटली। तो आप डेली जर्नलिंग करते हो, लाइक यू राइट एवरीथिंग? It can be just 5-10 minutes। Just write what you are feeling, मतलब what if you've learned something in the day, या अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट मिल रहा है from your investing colleagues या फ्रेंड्स, नोट कर लो। What did you write yesterday? जो मैंने लिखी है वो तो पूरा ही बेसिकली मेरा सारा लर्निंग जो था फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मैंने वही बेसिकली पब्लिश कर दी। सारी रियल टाइम में जो सीखा और डेली ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, सब मैंने लिटरली आई मेड अ बुक आउट ऑफ इट। So tell me the most interesting thing you wrote in your journal in the last maybe 1 week, 2 weeks, very recent I want. सबसे रिसेंट तो वही था ना, April 2nd, सबसे एक्साइटिंग वही था ना। मैंने आपको ये बोला अभी, बाय द वे सब बताता हूँ। स्टेज 1, 2, 3 एंड स्टेज 1, 2, 3 ऑफ बुल एंड बेयर मार्केट जो मैंने कहा आपको, ये पूरा तो लर्निंग मेरा पिछले कुछ हफ्तों में ही हुआ है। मुझे पता ही नहीं था ये स्टेज, और ये मैंने एक्चुअली इसको बैक टेस्ट किया। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, प्रीवियस बुल रन आपको याद रखिए तो अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक 1.5 साल बुल मार्केट चला था आफ्टर कोविड। फिर नवंबर 2021 से मार्च 2023 तक बेयर मार्केट चला। तो मैंने टेस्ट किया कि ये मैंने जो थ्योरी बनाई है क्या ये उस समय भी प्ले आउट की थी। एंड आई गॉट टू नो, फॉर इंस्टेंस जो स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट, उसमें भी उस समय भी सेम थिंग हैड हैपेंड। सो बेसिकली फरवरी 2022 से जून 2022 के बीच में there was a 30% crash in the small cap index. That was stage 1 of the bear market. And then from end of June 2022 till January 2023 चला stage 2 of bear market. And finally March 2023 में जाके वो stage 3 of bear market खत्म हुआ। तो उसमें उस समय भी सेम ये पैटर्न played out like clockwork. Basically, अच्छा one more important thing मुझे ध्यान आया अभी
एक और आप ऐड कर लीजिए इंडिकेटर वो फॉर अ बेयर मार्केट टू फिनिश, स्टेज 3 टू फिनिश. Large caps, that is Nifty, has to have a big monthly fall. That's a necessary condition for the bear market to end. Basically, जो institutionally owned large caps होते हैं, institutions panic at the very last, at the very end. Nifty in March 2026 had the biggest monthly fall since March 2020 of COVID. 9.7%, right? नहीं, more than 10% गिरा था. 9% से ज़्यादा हुआ. हाँ, तो इसलिए ये that is a necessary condition for the large caps or the higher quality strong names have to collapse. That is when the bear market ends. ये बहुत important indicator मैं बोलना भूल गया, sorry. Wow. So basically एक मंथ में अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर गया तो बेसिकली यहाँ वो बेयर मार्केट का स्टेज 3 कहा जा सकता है. You have to combine that with all the multiple other indicators I mentioned to you. Correct. अब इसको combine कीजिए तो then you'll know. Yeah. What's the most interesting conversation you've had with Mr. Monish Pabrai? So me and my friend, we jointly bid for the Dakshina annual charity lunch in 2017. We won in 2018, and in 2019 he invited us to a resort in California for having lunch with him. So both me and my friend, we went there, spent the entire day with him, both at the resort and at his office later on. And I remember I told him when I met him कि I only bid for this auction, Monish, because I wanted to thank you. He said, why? What did I do? So I said, आपके 2 शब्द थे जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी एज एन इन्वेस्टर. ऑन वन ऑफ योर पास्ट इंटरव्यूज या स्पीचेस आपने बोला बी अनरीजनेबल. वो 2 वर्ड्स ने मेरी जिंदगी बदल दी, बिकॉज दैट मेड मी बी हाईली डिमांडिंग फ्रॉम माई स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स. अब मैं 10-15% के लिए इन्वेस्ट करना बंद कर दिया मैंने उस दिन के बाद. अब अनलेस आई कैन मेक लार्ज मल्टीबैगर रिटर्न्स ओवर टाइम, मेरा सोच ही आपने बदल दी. तो थैंक यू. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा इंस्पिरेशन दिया. वही ना, वन ऑफ दोस्त यूरेका मोमेंट्स इन योर लाइफ, यू जस्ट गो वाओ. तो इसका क्या मतलब है, लाइक व्हाट डज ही एग्जैक्टली मीन व्हेन ही सेज कि हाँ आपको बी अनरीजनेबल होना चाहिए? बी अनरीजनेबल मतलब कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, या इवन एज अ पब्लिक फंड मैनेजर, यू हैव टू हैव वेरी हाई बार फॉर एनी स्टॉक टू एंटर your portfolio. Only let anything come into your life or your relationships or your business or your investment portfolio if it makes it better. Otherwise, you don't bother about it. It's about thinking in terms of opportunity costs and having a very high bar. देखिए आपको as a quality, if you want to associate only with quality people, आप एक बहुत high bar रखोगे. अगर आपको बहुत हाई रिटर्न की स्टॉक इन्वेस्टमेंट से आप अगर वहाँ पे बहुत हाई बार रखोगे कि भी मुझे वैल्यूएशन में भी बहुत डिमांडिंग होना है, मुझे ग्रोथ पे भी बहुत डिमांडिंग होना है. मुझे अभी भी, मैं यहाँ पे एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. जब मैंने पहली बार मैंने बिकेम अ पब्लिक फंड मैनेजर इन इंडियन मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके पहले मैं यूएस में समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में आई वाज अ फंड मैनेजर, बट दैट वाज इन द यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई ओन हार्ड एंड मनी एंड माई ओन बिजनेस, जब मैंने हेज फंड बिजनेस शुरू किया अक्टूबर 2022 में, मुझे अभी भी याद है, फॉर द फर्स्ट 6 months आई वाज अ बिट एंग्शियस, अ बिट स्कैर्ड कि विद पब्लिक मनी की भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई मुझे पैसा डुबाना नहीं है इनका. और आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी डिफेंसिवली. मैंने बहुत ही लो रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ 10-12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ ही मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में, लार्जर मिड कैप स्टॉक्स से शुरुआत की फंड में. एंड देन आफ्टर 6 months आई रियलाइज कि मेरे फंड में तो 0 मैनेजमेंट फी है, तो फिक्स फी तो है नहीं, और प्लस आई विल गेट पेड ओनली इफ आई जनरेट वेरी हाई रिटर्न्स. अब मैंने डर क्यों रहा हूँ, मेरे तो इन ऑर्डर टू have a profitable business, I have to generate returns. और मेरा भी सारा पैसा मेरे हेज फंड में लगा हुआ है alongside my investors. उस फंड के बाहर तो कहीं पैसा लगा हुआ है ही नहीं मेरा. तो both for my own capital and for the investors capital, मुझे तो I should be thinking about growth. मुझे डरना क्यों है? बट वही जब आप खुद का पैसे से खुद का बिजनेस पहली बार करते हो, पहला फर्स्ट बार बिजनेस करते हो, तो थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा नर्वसनेस होता है शुरू में, तो आप थोड़े डरे डरे रहते हो. तो मुझे याद है कि भाई उसके 6 months के बाद, बाय द एंड ऑफ 6 months, आई वाज लाइक नहीं, बस ये मुझे, दिस इज नॉट व्हाट दे आर पेइंग मी फॉर, दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेंट टू डू. आई एम इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट. यहाँ पे हम एफआईज आते हैं ग्रोथ के लिए, नॉट टू प्ले डिफेंसिव. अरे डिफेंसिव खेलना तो अमेरिका में तो कंज्यूमर कंपनीज और फार्मा कंपनीज बहुत हैं. हम इंडिया में अगर आएंगे और छोटा सोचेंगे और कम ग्रोथ में अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कैसे चलेगा? यहाँ पे अगेन मोनिश पब्रा के वो 2 वर्ड्स मुझे क्लिक किए, बी अनरीजनेबल. वहाँ से फिर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द फंड कंप्लीटली चेंज. तो 2000 मुझे याद है 2023-24 में 2 साल में क्यूमुलेटिवली द फंड मेड मोर देन 100% रिटर्न इन यूएसडी आफ्टर फीस. 2 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न. वो वंस बस सोच बदलने की बात थी और डर को मन से निकालने की बात थी. आप वॉरेन बफेट से भी मिले हो क्या? मिले नहीं, बट वी हैव इंटरेक्टेड कपल ऑफ टाइम्स थ्रू लेटर्स. तो जब मुझे कोलंबिया बिजनेस स्कूल पब्लिशिंग ने अपॉर्चुनिटी दी थी टू पब्लिश द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग बाय साइनिंग अ पब्लिशिंग एग्रीमेंट विद देम, उनकी एक बड़ी कंडीशन थी, बहुत बड़ी कंडीशन थी
कि एक्चुअली अ लिटिल बैक स्टोरी हियर। सो मैंने इनिशियली सेल्फ पब्लिश्ड एडिशन ऑफ जॉयस द कंपाउंड ने खुद के जेब से सब पैसे खर्चे करके पब्लिश की थी। उस समय तो बस लगा था कि भाई कुछ 100-200 कॉपी अगर बिक गई तो ठीक है, अब कुछ अच्छे लोगों से शायद मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन वो किताब काफ़ी चल गई अमेरिका में, कनाडा में, और फिर इट स्टार्टेड गेटिंग अटेंशन ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री। मैं ओमान में गया बर्कशायर हाथवे मीटिंग में मई 2019 में, और हुआ क्या था कि भाई मेरी किताब उस समय वो ओमाहा एयरपोर्ट में बुक स्टोर है कॉल्ड हडसन बुक सेलर्स बुक स्टोर, उसमें वो मेरी सेल्फ पब्लिश्ड किताब जो थी, एडिशन जो थी, वो रखी थी कुछ कॉपीज़, वो बहुत जल्दी बिकने लगी। और वो स्टोर के जो मैनेजर थे जिम रॉस, उन्होंने फ़ोन किया माइल्स थॉमसन को। माइल्स थॉमसन इज़ अ वेरी बिग नेम इन दी अमेरिका इन्वेस्टमेंट पब्लिशिंग इंडस्ट्री। उनको फ़ोन किया, बोला यू हैव टू कम डाउन हियर एंड मीट दिस गाय। आई डोंट नो उनके नाम से, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस गाय गौतम बेद एवर, बट इट्स सेल्फ पब्लिश्ड बुक इज जस्ट selling off the shelves in a bookstore. You have to come and see what's happening here. I think we are onto something big here. So Miles Thompson flew all the way from New York on a short notice to Omaha, and Creighton University में I was sitting alongside guys on the same table signing copies of my self-published book. And मेरे सामने Miles Thompson आके खड़े हो गए और मुझे बोले कि भाई I heard a lot of good things about you. Would you like to publish your book with us? And it was like a dream come true for me, because हर value investor के लिए एक quiet dream रहता है to get published by Columbia someday, because that is where वैल्यू इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो इट वाज लाइक जस्ट, बट उनकी बड़ी कंडीशन ये थी कि भाई आपने काफ़ी कोट किया है फ्रॉम वॉरेन बफेट्स एनुअल लेटर्स इन योर बुक, कॉपीराइटेड कंटेंट है, आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा बिकॉज बिफोर वी कैन पब्लिश योर बुक। मैंने कहा वो मुझे क्यों अप्रूवल देंगे, वो हंड्रेड्स ऑफ बुक प्रपोजल जाते होंगे हर साल, वो मुझे क्यों अप्रूव करेंगे। बट स्टिल रोट अ वेरी हार्टफुल लेटर टू हिम अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द बुक मैन्युस्क्रिप्ट। एंड अगेन वंडर ऑफ वंडर्स, उन्होंने ना ही अप्रूवल दिया, उन्होंने साथ में हैंड रिटन नोट भेजा मुझे प्रेजिंग द बुक। तो वो उसकी वजह से जब मैंने वो ट्विटर में डाला, वो बहुत ज़्यादा बुक, द प्रोफाइल ऑफ द बुक जस्ट वेंट अप मैनीफोल्ड आफ्टर दैट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। टुडे द जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग इज एन इंटरनेशनल बेस्टसेलर इन 9 countries around the world. Oh wow, 9 countries. 9 countries, sold more than 100,000 copies by now. Wow, क्या बात। So that was like a, again, you cannot connect the dots looking forward, but you can connect the dots looking backward. It was all a series of lucky, fortunate events which connected together to and result in a good outcome. Yeah. Very very wholesome, very heartful. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. One last question that I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Gautam Bed, what is one question you'd like to ask him towards the end? One question I would ask is, what is a very good non-investing book that you would highly recommend to everyone and which can change someone's life? And here I would like to recommend Die with Zero by Bill Perkins. उस किताब ने मुझे ये सिखाया कि लाइफ की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन लाइफ में एन्जॉयमेंट की कोई एक्सपायरी डेट होनी नहीं चाहिए। तो यू हैव अ शॉर्ट फाइनाइट लाइफ, वंस यू मेक इट इन लाइफ, देखिए फर्स्ट हाफ में आपको हार्ड वर्क स्ट्रगल करना है, सैक्रिफाइस करने, ठीक है, बट डोंट इंगेज इन एंडलेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वंस यू मेक इट, देन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, I travel frequently and I just want to do things, and also I believe in philanthropy and charity as well. So उसमें भी I want to focus my efforts and energy in whatever capacity I can. Once you basically just don't focus on material things, focus on collecting experiences in life. और अगर किसी को इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो ऐसे कौन से 5 या 7 बुक्स आप डेफिनेटली रेकमेंड करोगे? So यहाँ पे I would definitely recommend Poor Charlie's Almanac, a great book on multidisciplinary thinking. I would also recommend All I Want to Know is Where I'm Going to Die, So I'll Never Go There. It's by Peter Bevelin. There's one more book called Seeking Wisdom, again by Peter Bevelin. Incredible book again on multidisciplinary thinking. इसके साथ साथ जो standard classics हैं, like One Upon Wall Street by Peter Lynch, Common Stocks, Uncommon Profits by Phil Fisher, and Howard Marks की The Most Important Thing. These are all also mandatory readings. इसके साथ आप बर्कशायर हाथवे के पिछले 60 years के जो annual letters हैं, उनको print करके वो भी आपको साथ में पढ़ना चाहिए। Awesome. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and congratulations for both the successful books and again, like the second book which is there, The Making of a Value Investor. This is also something which is going to be an international bestseller very soon. So thank you so much for doing this, and बहुत मजा आया आपसे बात करके, and all the best for your future endeavors. Thank you so much, Kushal. This was fun.
Thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.